नमस्ते मेरे भाई। एग्जाम हो चुका है असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे सीबीटी 1 का। आंसर की भी आ चुकी है। तो जब आंसर की आ गई है मेरे भाई, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम यूट्यूब पे किसी एग्जाम के आंसर की आए और उसका सॉल्यूशन ना करवाएं बेस्ट क्वेश्चंस का छांट, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि कोई भी बच्चा हर सालों साल होने वाले हर एग्जाम के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर सकता, लेकिन हर एग्जाम में कुछ ऐसे यूनिक फ्रेश सवाल जरूर आते हैं जो हर बच्चे को जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए अगर उसको फ्यूचर में पेपर देने हैं। इस वजह से मैं पिछले 2 साल से जितने भी पेपर हो रहे हैं लगातार उनका सॉल्यूशन करवाता हूं। हमने एमटीएस का पेपर अभी हुआ था, वो पूरा सॉल्व कराया है। इस वीडियो में आपको असिस्टेंट लोको पायलट का जो अभी पेपर हुआ है मेरे भाई, उसमें गणित के पूछे गए बेस्ट 60 क्वेश्चंस को हल कराऊंगा, केवल अर्थमेटिक के। ठीक है मेरे भाई, ये अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, अंक गणित के बेस्ट 60 अर्थमेटिक क्वेश्चंस। क्लियर है? तो जिन बच्चों को भी एनटीपीसी का, आरपीएफ, ग्रुप डी ये पेपर देने हैं, ये जरूर देखें मेरे प्यारे भाई। टेक्नीशियन वाले, जूनियर इंजीनियर वाले, आपको बहुत काम आएगा। जब मैंने सवालों को देखा तो मुझे फील हुआ कि तो लास्ट टाइम एएलपी का पेपर हुआ था उससे ये थोड़े हल्के सवाल हैं। ठीक है ना? तो सवालों का स्टैंडर्ड थोड़ा कम हुआ है, पर कोई नहीं। अब देखिए, रेलवे में सारे एग्जाम में एक जैसे सवाल आएंगे तो आप इनको जरूर करके ही जाएं मेरे भाई। हमने यूट्यूब पर भी रेलवे का कंप्लीट बैच फ्री पढ़ा दे, इसमें अर्थमेटिक हो चुका है। रेलवे प्रैक्टिस सीरीज, रेलवे प्रैक्टिस सीरीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप यहां पे जाके देखो, ये पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। हर एक चैप्टर हमने रेलवे का देखिए पढ़ाया। आप किसी को सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना, जाके देखिए। ऑलरेडी देखो 2 लाख बच्चों ने लगभग ये वीडियो देख ली है। ठीक है प्यारे भाई, चलो तो अब हम ये करेंगे बेस्ट क्वेश्चंस। तो मैंने चैप्टर वाइज अरेंज कर दिया। सबसे पहले हम परसेंटेज के 10 सवाल करेंगे, परसेंटेज के 10 क्वेश्चंस। ओके ठीक है, आइए सवाल नंबर 1, ये बताओ जी इसका क्या आंसर है। सवाल नंबर है 1 आपके सामने। 12 पेन और 7 पेंसिल की कीमत 233 रुपए है। एक पेन का प्राइस 1.5 रुपए कम हो जाता है, एक पेंसिल की कीमत 1 रुपए बढ़ जाती है। तो 2 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 48 रुपए है। 2 पेन और 3 पेंसिल की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? बहुत बढ़िया भाई, मैंने ये मान लिया कि जैसे एक पेन x रुपए का है और एक पेंसिल y रुपए की है, y रुपए की। एक्चुअली मुझे सवाल में खामी नजर आ रही है यहां। अगर हम एक पेन की कीमत 1.5 रुपए कम कर दें और एक पेंसिल की कीमत 1 रुपए बढ़ा दें तो 2 पेन 2 पेंसिल का प्राइस 48 रुपए हो जाएगा। आपसे पूछा है 2 पेन और 3 पेंसिल का ओरिजिनल प्राइस, यानी कि मेरे प्यारे में 2 पेन, एक पेन x रुपए का, 2 पेन 2x रुपए के, एक पेंसिल y रुपए की है, 3 पेंसिल 3y रुपए की। तो क्वेश्चन में आपसे यह पूछा गया है मेरे भाई, और ये आप डायरेक्ट केवल सेकंड से ही निकाल सकते हैं। जैसे एक बात मानिए, एक पेन x रुपए का है, आपने पेन की कीमत 1.5 रुपए कम कर दी। ठीक है, 2 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई बाय 2। आपने पेंसिल की कीमत 1 रुपए बढ़ा दी, पेंसिल y रुपए की, इसकी कीमत 1 रुपए बढ़ा दी, तो 3 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी? अब 3 से गुणा। अब 2 पेन और 3 से पेंसिल का प्राइस 48 रुपए हो जाता है, 48 रुपीज हो जाता है। यहां से क्या आप 2x प्लस 3y डायरेक्ट नहीं निकाल सकते? ये 2x आ जाएगा मेरे भाई, ये 3y आ जाएगा, और 2 की 1.5 में गुना माइनस का 3, ये प्लस का 3 कट जाएगा। तो डायरेक्ट 2x प्लस 3y, यानी कि जो आपसे पूछा गया उसकी वैल्यू 48 ही आ गई, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा मेरे भाई। यहां पे डी ऑप्शन, हमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं इस सवाल में, है ना? ये आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ये बताओ, अर्नब ने 276 रुपया में 9 संतरा खरीदे और 8 केला खरीदे। अब एक संतरे का प्राइस 10% कम हो जाता है, एक केले की कीमत वही रहती है। तो 5 संतरे और 10 केले की कीमत 210 रुपए है। 4 संतरे और 3 केलों की लागत मूल्य क्या है मेरे भाई? ये बताइए कैसे करेंगे। देखो, ये सवाल ना इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं, ये तो आपको करना ही पड़ेगा मेरे भाई। 9 संतरा 8 केला है, हाँ करना ही पड़ेगा। देखो, मान लिया एक संतरा x रुपए का है और एक केला y रुपए का, तो अर्नब ने 9 संतरे खरीदे 9x के और 8 केले 8y के। टोटल खरीदा उसने 276 रुपए का, बराबर 276।
अब एक संतरे की कीमत 10% कम हो जाती है, क्या मतलब है? जैसे एक संतरा x रुपए का है, हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100 को 10% कम कर दोगे तो कितनी रह जाएगी संतरे की कीमत? 90%, यानी कि 0.9x हो जाएगी। संतरे की कीमत अगर x थी तो 10% कम करोगे तो 0.9x हो जाएगी। केले की कीमत सेम रहती है, केले की कीमत y ही रहती है। तो 5 संतरे 10 केले की कीमत 210 रुपए। 5 संतरे मतलब 5 से गुणा और 10 केले मतलब 10 से गुणा। अब इनकी कीमत मेरे प्यारे भाई 210 रुपए के बराबर है, 210 के बराबर है। 4 संतरे 3 किलो की लागत मूल्य आपसे पूछिए, बताइए बच्चों कैसे होगा? हमें इन दोनों को सॉल्व करना है मेरे भाई, सॉल्व करना है कैसे? जैसे 5 गुणा 0.9 हो रहा है 4.5x, ये 4.5x प्लस 10y आ गया। एक काम करते हैं, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा कर लूं ना, अगर मैं इस पूरी को 2 से गुणा कर लूं तो ये हो जाएगा 9x प्लस 20y बराबर 420। आप कहोगे सर आपने ये क्यों किया? क्योंकि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है ये दो इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाएंगी अगर हम इनको घटा दें। बच्चों अगर हम इनको घटा देते हैं तो 9x से 9x कट जाएगा, 8y और 20y का डिफरेंस 12y, 276 और 420 का डिफरेंस कितना आ जाएगा मेरे भाई? 120 और 24 144, है ना? 276 और 420 का डिफरेंस 144, तो y का मान आ जाएगा 12, y का मान 12 आ गया। y का मान 12 आ गया तो आप x की वैल्यू भी निकाल सकते, y की जगह 12 रख दो, 12 96, चाहे आप यहां से कर लो चाहे यहां से, दोनों से हो जाएगा। 276 में से 96 घटाएंगे कितना आएगा मेरे प्यारे? 180, यानी कि 9x 180 के बराबर है। अगर 9x 180 है तो x का मान आ जाएगा 20। 9x बराबर 180 प्लस 96 276, 9x 180 तो x का मान 20 आएगा। तो मैंने निकाल लिया, यानी कि एक संतरा 20 रुपए का है, एक केला 12 रुपए का है, तो 4 संतरे हो जाएंगे 80 रुपए के। एक केला अगर 12 रुपए का है तो 3 केले हो जाएंगे 36 रुपए के। एक केला 12 का, 3 केले 12 थे 36 के, 80 प्लस 36 116 रुपए, 116 रुपए की कॉस्ट आ जाएगी। तो बेसिकली जैसे हम बचपन में करते थे, हमें यहां से दो इक्वेशंस को सॉल्व करना था और कुछ नहीं करना था। ये देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 3। सवर्णा का खर्चा उसकी बचत से 125% ज्यादा है, खर्चा 6% कम हो जाता है, बचत 26.5% बढ़ जाती है, तो सवर्णा की इनकम कितने परसेंट बढ़ जाएगी? इनकम देखो ऐसे सवालों को बेटा आप एलिगेशन से भी कर सकते हो, डेविएशन से भी, पर डेविएशन से बेस्ट तरीका पूरी दुनिया में नहीं है। सवर्णा का खर्चा उसकी बचत से 125% ज्यादा है। 125% क्या होता है? 25% 1/4, 125% है 5 गुना 5/4, तो खर्चा बचत से 25% ज्यादा, यानी कि बचत 4 रुपए है तो खर्चा 5 ज्यादा 9 रुपए है। ये 4 से 5 ज्यादा खर्चा और बचत का रेशियो है। अब हुआ क्या सवर्णा के साथ? बहुत बुरा हुआ। सवर्णा का खर्चा 6% कम हो गया और बचत 26.5% बढ़ गई। बचत 26.5% बढ़ गई है, ठीक है बच्चों। आपसे पूछा इनकम कितने परसेंट बढ़ जाएगी? व्हाट इज द इनकम? इनकम का मतलब खर्चा प्लस बचत, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग कितने परसेंट बढ़ जाएगी? प्लस। और जहां प्लस आएगा ना मेरे भाई वहां डेविएशन आएगा, जहां प्लस आएगा वहां डेविएशन आएगा। डायरेक्ट तरीका है मेरे भाई, मैं आपको बताऊं क्या? खर्चा कितना कम हो गया? 9 का 6%, 9 छिक्का 54, माइनस का 54, माइनस का 54, खर्चा -54% कम हो गया। बचत कितनी बढ़ गई? 4 का 26.5%, कितना आएगा बेटा? 26 चौका 104, 2 106%। ये माइनस का 54, यहां सुनिएगा, खर्चा 54% कम हो गया, ये बचत 102% बढ़ गई। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है? खर्चा प्लस बचत, टोटल खर्चा प्लस बचत 9 है। 102 में से 54 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 106 आ जाएगा ना मेरे दोस्त, 106 है ना? 9 छिक्का 54, 26.5 चौका 104 और 2 106%। दोबारा से लिख देता हूं मैं, माइनस का 54 प्लस 106%, आउट ऑफ टोटल खर्चा प्लस बचत कितना है? 9 और 4 13, 106 में से 54 घटाएंगे तो आ जाएगा 52,
52/13 यानी कि 4%, 4% आ गई आंसर, 4%। मैंने पूरा करके बता दिया। तो खर्चा प्लस बचत यानी कि इनकम 4% बढ़ जाएगी, 4, ये इसका। और इससे जल्दी आप ये सवाल कर नहीं सकते मेरे दोस्त। आ जाइए सवाल नंबर 4। श्री हरिजी अपनी इनकम का 36% खाने के सामान पर, बची राशि का 25% कपड़ा, चिकित्सा, वाहन पर खर्च करते हैं। बाकी रकम का आधा हिस्सा वो हर महीने बचाते हैं। अगर हर साल 1,80,000 रुपए बचाते हैं तो उनकी मंथली इनकम क्या है? देखो बच्चों, श्री हरि जी जो भी पैसा कमाते हैं उसमें से 36% का वो खाना खाते हैं। अब जो इनकम बची, शेष राशि जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग का 25% क्या करते हैं वो? हेल्थ है, कपड़ा वपड़ा खरीदते हैं, है ना, बस में जाते हैं, ये सब खर्चा कर देते हैं। अब जो रिमेनिंग इनकम बची उसका आधा वो बचाते हैं। रिमेनिंग का आधा बचा रहे हैं, बची इनकम का आधा बचा रहे हैं, यानी कि बची इनकम का आधा और खर्च कर रहे हैं। और फाइनली एक साल में 1,80,000 रुपए बचाए। अगर एक साल में 1,80,000 बचाए तो हर महीने कितना बचा रहे हैं? बटे 12 यानी कि 15,000। 12 कम 12 6 12 5 60, यानी कि फाइनली उनके पास 15,000 रुपए बचत हो जाती है एक महीने में। तो पूछा तो ये गया है कि उनकी इनकम कितनी है महीने की पूछी है, दिए सालाना बचत। तो बच्चों ये सक्सेसिव का सवाल है जो आपको सक्सेसिव से करना है। 36% उन्होंने जो है 100 मान के भी सवाल हो जाएगा। अगर मैं साल को 100 मान के करूं तो उससे भी हो जाएगा, क्योंकि डाटा बहुत आसान है और रेशियो से भी हो जाएगा। जैसे मैं साल को 100 मान के बता दूं, जैसे 100 मान ली मैंने इनकम, तो 100 में से 36% खर्च कर दिया, बचा 64। 64 का 25%, 16 खर्च कर दिया, बचा 48। अब 48 का आधा खर्च कर दिया, बचा 24। 24 की वैल्यू सवाल में 15,000 रुपए आपको दिए, 24 की वैल्यू। 100 का 36% खर्च किया, बचा 64। 64 का 25% खर्च कर दिया, बचा 48। 48 का आधा खर्च कर दिया, बचा 24। 24 की वैल्यू 15,000 है। कितने गुना? 24 छिक्का 144, 6 बचेगा, 6 जीरो, 24 दूनी 48, 12 बचेगा, 24 पंजे 120, 625 गुना। अगर ये 625 गुना है तो 100 की वैल्यू भी बेटा 100 की वैल्यू भी 625 से गुना करेंगे, 62,500, ये आंसर है। ठीक, ये मैंने 100 मान के बताया। इसका रेशियो मेथड भी होता है, पूरा डिटेल में मैं आपको लिख के बता रहा हूं कि कभी दोबारा से आए तो आपको दिक्कत ना हो। सवाल नंबर 5 एएलपी का है, रेलवे एएलपी का, और ये साफ दिख रहा है इलेक्शन का सवाल है। दो लोगों के बीच चुनाव में 75% वोटर्स ने वोट डाले। जितने वोट डाले उसके 2% इनवैलिड हैं। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, जो कुल वैलिड वोट का 75% था, यानी कि एक उम्मीदवार को वैलिड वोट का 75% वोट मिले। पूछा है बताओ उस चुनाव में वोटर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वोटर उस इलेक्शन में कितने हैं। मैंने मान लिया कि टोटल जो वोटर है वो n है, और ये एक लाइन का सवाल है, ये भी सक्सेसिव है। जैसे एक चुनाव में n वोटर हैं, 75% ने वोट डाले, 75% मतलब 3/4, 25% 1/4, 75% 3/4 है। ये डाले गए वोट है, इतने लोगों ने वोट डाले हैं। अब 2% वोट इनवैलिड है, 2% मतलब 1/50। 2% 1/50 इनवैलिड है, तो बाकी के वैलिड वोट कितने? 50 में से एक इनवैलिड है, तो 50 में से 49 आपके वैलिड है। फिर ये है मेरे भाई वैलिड वोट, ये वैलिड वोट है, वैलिड वोट आपके सामने जो लिखा है वैध मत। अब एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, वैलिड वोट का 75%, तो वैलिड वोट का 75%, वैलिड वोट का 75% मिला, 75% होता है 3/4, तो वैलिड वोट का 75% मिला एक उम्मीदवार को, मिला कितना है? 9,261। पूछा टोटल वोटर, नहीं कर सकते। अब क्या सॉल्व ही तो करना है, जस्ट कैलकुलेशन। देखो मेरे भाई, ये जो नंबर है ना 9,261, ये बहुत प्यारा नंबर है। 9,261 21 का क्यूब होता है, 21 का क्यूब इंपॉर्टेंट है, 21 का क्यूब। आप ये देखो 3 गुणा 3, 3 स्क्वायर 49 है, 7 का स्क्वायर, ये 3 गुणा 3, 3 का स्क्वायर, 49 है, 7 का स्क्वायर, यानी कि 21 का स्क्वायर हो गया बेटा। ये जो माल है ना, ये 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर 21 का स्क्वायर है, और 21 के स्क्वायर से आप 21 का क्यूब काटोगे तो 21 बार सीधा चला जाएगा।
बताओ क्या तरीका है। एन क्या आ गया बेटा, 4 चौक 16 गुणा 50 800, इधर गुणा हो जाएगी, यानी कि 800 गुणा 121, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 21, सॉरी 21, 800 गुणा 21, 21 अट्ठे 168, 16,800, 16,800 मेरे प्यारे भाई, सी ऑप्शन टोटल वोटर आ गए। अच्छा, बेसिक आसान सवाल, किसी देश में 55% महिलाएं हैं, और ज्यादा है भाई, 80% मेल पॉपुलेशन लिटरेट पढ़ी लिखी है, तो आपसे पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल आर लिटरेट, कितने परसेंट महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। अगर टोटल पढ़े लिखे 58% है, कुल 58% लोग पढ़े लिखे हैं। इस सवाल में एलिगेशन भी लग जाएगा, डेविएशन भी लग जाएगा, माय फेवरेट डेविएशन। अगर आपको डेविएशन मेथड नहीं आता है, डेविएशन एक ऐसा तरीका है जो मेरे भाई बड़े बड़े सवालों को ऐसे चुटकियों में उड़ा देता है, बहुत सिंपल एक स्टेप में ला देता है मेरे भाई, तो इस चैनल पे आप जाओगे मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर, यहां पे मैंने डेविएशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, दरी समझाया होगा ना डेविएशन का, ये रहा डेविएशन मेथड। ये क्लास है बेटा, 2.5 घंटे की लगभग क्लास है, पूरा डेविएशन मेथड कैसे लगाना है, कैसे बड़े सवालों को जल्दी से एक स्टेप में करने का तरीका है भाई साहब ये सवालों का। किसी देश में 55% महिलाएं, यानी कि ये रहा मेल ये रहा फीमेल। अब आप देखो, अगर 55% महिला है 100 में से, तो 45% पुरुष है, यानी कि पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना है, 5 से काटेंगे 9:11 है भी, 5 से काटेंगे, 5 नाम 45 और 5 से 55, 11 बार 9:11, तो मेल फीमेल का जो रेशियो है वो 9:11 है इस देश में। अब 80% पुरुष पढ़े लिखे, 80% मेल यहां पर पढ़े लिखे, बोला कितने परसेंट महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। अगर कुल मतलब मेल प्लस फीमेल मिलाकर, मेल प्लस फीमेल मिलाकर कितना, 58% लोग पढ़े लिखे, 58% लोग पढ़े लिखे, 58, बताइए कौन करेगा बच्चों। अगर कुल 58% लोग पढ़े लिखे हैं, अगर कुल 58% लोग पढ़े लिखे हैं, तो आदमी भी 58% पढ़े लिखे होने चाहिए और औरत भी 58% पढ़ी लिखी होनी चाहिए। अगर कुल 58% उस देश में पढ़े लिखे हैं, तो मेल भी 58% पढ़े लिखे होने चाहिए, फीमेल भी, लेकिन मेल 80% पढ़े लिखे हैं। 58 से 80 22% ज्यादा है, यानी कि मेल 9 का 22% ज्यादा पढ़े लिखे हैं मेल, तो बैलेंस करने के लिए 9 का 22% कम कर देंगे, आउट ऑफ 11, फीमेल कितनी है 11, फीमेल का परसेंटेज निकालना है तो 11 से डिवाइड कर, हम यहां 58 से कंपेयर करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा है वो कम करना पड़ेगा। 11 से 22 दो बार जाएगा, 9 दूनी 18, 58 माइनस 18 40%, तो 40% महिलाएं इस देश में पढ़ी लिखी हैं, ये आंसर है बी ऑप्शन। सौ मान के भी ये सवाल कर सकते थे आप, 100 मान के भी, उससे भी हो जाएगा। सवाल नंबर 7, उमेश ने रुचि से 250 चॉकलेट में से 100 चॉकलेट ले ली। उमेश ने 20% चॉकलेट सलाका को, 35% मैरी को दे दी। फिर रुचि ने अपनी बची चॉकलेट का 50% उमेश को दे दिया। एंड में उमेश के पास कितनी चॉकलेट थी? देखिए दो करेक्टर है, उमेश और रुचि। उमेश ने रुचि से 250 चॉकलेट में से 100 चॉकलेट ले ली, यानी कि टोटल 250 थी, 100 उमेश ने ले ली, तो रुचि के पास बची 150 चॉकलेट। अब भैया रुचि ने उमेश को प्रपोज किया, भाई साहब 100 चॉकलेट दिए हैं, तुम एक देते हो गधा लोग। अब उमेश भी साल जो है वो क्या है, ये भी दिल फेंक है, जाके सलाका को दिया है 20%, तो 100 का 20%, ये उमेश के पास 100 चॉकलेट हैं, तो उमेश ने अपनी 20% चॉकलेट, 100 का 20% 20 सलाका को दे दी, और 35% मैरी को, देखो दोनों को बांट रहा है। 100 का 35% 35 चॉकलेट मैरी को दे दी, ये इधर बांट रहा लफंगा। रुचि जो है देखिए, रुचि अब भी उसके पीछे पागल है। रुचि ने अपनी बची हुई 50% चॉकलेट उमेश को दे दी, रुचि के पास 150 चॉकलेट बची हैं, तो 150 का 50% यानी कि आधा, 150 का आधा 75, तो रुचि ने 150 में से 75 चॉकलेट उमेश को दे दी। अब आप मुझे बताओ उमेश के पास कितनी हो गई है भाई? 100 माइनस 20 80, 75 माइनस 35
तो ये आ जाएगा 40। तो 80 प्लस 40 120, 120 होगी। 120 उमेश के पास चॉकलेट है। सी ऑप्शन है 120 आंसर है। ठीक है ना। आसान सवाल था, बस पागल बनाया गया है। चीनी का प्राइस 20% कम होने से खरीदार 160 रुपए में 2.5 किलो अधिक चीनी प्राप्त कर सकता है। चीनी का ओरिजिनल प्राइस क्या था? देखो, आप ना 160 रुपए खर्च कर रहे हो, चीनी 20% सस्ती होगी, सस्ती हो गई 160 रुपए में 2.5 किलो चीनी ज्यादा मिल रही है। पहले जितनी चीनी मिल रही थी ना 160 रुपए में, अब उससे 2.5 किलो चीनी ज्यादा मिल रही। चीनी का ओरिजिनल प्राइस आपसे पूछा है। देखिए, आप खर्चा तो सेम कर रहे हो ना, आप जानते खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। अब प्राइस आपने 20% कम कर दिया। 20% मतलब 1/5, यानी कि अगर प्राइस 5 था तो आपने 5 से 4 कर दिया। आप खर्चा तो सेम कर रहे हो 160 का, दो संख्याओं की गुणा सेम है। खर्चा प्राइस 5 से 4 हो गया, तो चीनी की खपत 4 से 5 हो जाएगी, यानी कि चीनी की खपत बढ़ी कितनी? 2.5 किलो। एक की वैल्यू मेरे प्यार में 2.5 kg, 2.5 किलो अधिक चीनी मिलेगी आपको। तो अगर एक की वैल्यू 2.5 किलो है तो शुरुआत में कितनी चीनी मिलती थी? 4 यूनिट। शुरुआत में 4 यूनिट, 4 की वैल्यू आ जाएगी 10 किलो, यानी कि इनिशियली आपको 10 किलो चीनी मिलती थी। 10 किलो चीनी मिलती थी आपको 160 रुपए में। तो चीनी का जो ओरिजिनल प्राइस है 16 रुपए पर केजी है। चीनी का ओरिजिनल प्राइस 16 है। आइए, पिछले साल एक स्कूल में 610 लड़के थे। इस साल, अब देखो मैं क्या करूं भाई, जब सवाल इस लेवल के आए हैं तो कर लीजिए एक बार, सारे देख लेना। रेलवे का पेपर देना, इवन आपको एसएससी का भी कोई पेपर देना है तो क्वेश्चन कर ही लो। पिछले साल एक स्कूल में 610 लड़के थे, इस साल लड़के 20% कम हो गए। यदि इस साल लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 175% है तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं? टोटल नंबर ऑफ, फाइंड द हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द स्कूल। देखो, पिछले साल 610 लड़के थे, इस साल लड़के 20% कम हो गए, यानी कि लड़के रह गए 80%। 100% में से 20% कम कर देंगे, 80%, यानी कि 0.8 ये रह गए लड़के। ये लड़के हैं, बॉयज। लेकिन सवाल ने पूछा गर्ल्स कितनी है। इस साल जो गर्ल्स है ना मेरे भाई, वो बॉयज का 175% है। 175% क्या होता है? 25% 1/4, ये 25% का 7 गुना है, 7/4। गर्ल्स जो हैं अब वो बॉयज का 7/4 है। ये आ गया स्कूल में गर्ल्स। केवल आपको पागल बनाने की कोशिश की है सवाल के माध्यम से। डेसिमल से 0, 4 दूनी 8, यानी कि 61 गुणा 14। 61 गुणा 14 मतलब 840 और 14 854 याद है। 61 गुणा 14 854 आंसर है। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज का। 1998 में एक शहर की जनसंख्या 50,000 थी। 1988 में, सॉरी, एक साल में 1989 तक 25% बढ़ गई। अगले साल 1990 में 30% कम हो गई। अगले साल 1991 में 40% बढ़ गई। 1991 के एंड में पॉपुलेशन कितनी थी? भाई ये तो सवाल सक्सेसिव का है, क्रमागत प्रतिशत चेंज हो रहा है। 1988 था, 1988 में एक शहर की जनसंख्या थी 50,000। हुआ क्या? 1989 में 25% बढ़ गई। 25% मतलब 1/4। अब 1/4 बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएगी? 5/4 से गुणा। अगले साल 1990 में 30% कम होगी। 30% का मतलब 3/10, 3/10 कम हो गई। 10 से 3 कम होगी तो कितनी हो जाएगी? 7। 10 से 7, 7/10 से गुणा। फिर 1991 में 40% बढ़ गई। 20% 1/5, 40% दुगुना 2/5, फिर से 2/5 बढ़ गया, यानी कि जनसंख्या 5 थी तो 5 से 2 बढ़ के कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 7 हो जाएगी। ये 3 साल 1991 में, 3 साल के बाद 1991 के एंड में पॉपुलेशन आ गई। यही आपको करना है। ठीक है बच्चे, 5 से तो आप 5 काट ही लो, 0 भी काट लो आप। 4 से काट लो 5 यार 1250, 1250 गुणा 49 करना है आपको। ये आपकी कैलकुलेशन है 1250 इंटू 49। और आपको पता है आंसर 125 का मल्टीपल आएगा, 7 का मल्टीपल आएगा। 125 का नियम कहता है लास्ट के 3 डिजिट 125 से कटने चाहिए। आंसर नहीं है। देखो, अगर मैं इस सवाल को देखूं, इस सवाल का आंसर
बी ऑप्शन होना चाहिए। पता है कैसे? तो मुझे 1250 की 49 में गुणा करनी है, तो मैं 49 को ना ऐसे लिखता हूं 50 माइनस 1। आप अगर यहां पे देखेंगे 1250 का 50 गुना कितना आएगा? 62,500, 125 पंजे 600, 62,500। 62,500 में से 1250 घटाएंगे तो 61250 आ जाएगा। 61250 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, परसेंटेज हो गया। अब हम करेंगे रेशियो, अनुपात और समानुपात के 5 सवाल हैं यहां पर। कुल 5, देखो जो मैं आपको करा रहा हूं जैसे चैप्टर है, तो यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के यही 5 सवाल हैं जो करने लायक है। बाकी सवालों को आप इग्नोर कर सकते हो, वहां से आप कुछ नया नहीं सीखोगे उनको करके। एक 3 अंक की संख्या इस प्रकार है कि इसके इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक 2, 3, 4 के अनुपात में है। इस संख्या और इसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का योग 1332 है। 3 अंकों की संख्या और इसके अंकों को उलटने से बनी संख्या के बीच का पॉजिटिव डिफरेंस ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया भाई। देखो संख्या जैसे 3 अंकों की संख्या है तो उसमें इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक होता है, और ये 2, 3, 4 के अनुपात में है। ये यूनिट डिजिट है, ये टेंस डिजिट है, समझ में आई बात? और ये 100 प्लेस डिजिट है। ऐसा बोला गया है। पहले इकाई का अंक, फिर दहाई का अंक, फिर मेरे दोस्तों 100 प्लेस डिजिट। तो इकाई का अंक ये लिखा जाता है 2, ये दहाई का अंक 3, और ये मेरे प्यारे भी 100 प्लेस डिजिट 4 ही है, 432। अब ये रेशियो है 2, 3, 4, यानी कि संख्या तो 432 होगी या डबल 864 होगी, ये भी तो हो सकती है भाई। 432 का रेशियो लेंगे यही आएगा 432, और इसका डबल करेंगे तो भी रेशियो 432 ही आएगा। 100 टेंस और यूनिट डिजिट का इसका ट्रिपल नहीं कर सकते। अगर आप जैसे मैंने इसका डबल कर दिया, अगर मैं इसका ट्रिपल करने लगूं तो संख्या फिर 4 अंकों की नहीं रहे, 3 अंकों की नहीं रहेगी, 4 अंकों की हो जाएगी। यानी कि संख्या ये होगी या ये होगी, क्योंकि मेरे दोस्तों ये भी 432 का रेशियो है, 8 से 4 ये भी 432 का रेशियो है। अब इसके अंकों को पलट के बनेगा 234। क्या संख्या और अंकों को पलटने से 1332 आ रहा है जोड़ के? नहीं, यानी कि ये नहीं है मेरे भाई। 864 के अंकों को पलटोगे तो आएगा 468। क्या इनको जोड़ के मेरे प्यारे भी 1332 आ रहा है? 800, 400, 1200, 60, 60, 120 और 8, 4, 12, बिल्कुल सही 1332 आ रहा है। यानी कि जो हमारी संख्या है वो 864 ही है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आपसे इनका डिफरेंस पूछा है तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 14 में से 8 गया 6, 15 में से 6 गया 9, और 7 में 4 गया 3, 396। 396 इनका डिफरेंस आ जाएगा दोनों का। ठीक है, तो ये आसान सवाल था, हिट एंड ट्रायल अंदाजी से होने वाला। सवाल नंबर 12 आरआरबी एएलपी का। अमिता अपनी दोस्त अमृता से 2 साल बड़ी है। ठीक है, अमृता के पिता की उम्र अमिता से डबल है, और अमृता की उम्र उसकी बहन से डबल है। अमिता के पिता और अमिता के पिता और अमृता की बहन की उम्र में 43 साल का अंतर है। अमिता और अमृता की एज का योग क्या है? तो बड़ा कुछ अजीब सा सवाल है। चलो, 2 लड़की हैं, अमिता और अमृता, 2 लड़की हैं। इतना तो पता चलेगा कि अगर ये सवाल सॉल्व करना है तो रेशियो से नहीं लगेगा। ठीक है, ये इक्वेशन वाला सवाल है, इक्वेशन सॉल्व करने वाला है ना। अमिता अपनी दोस्त अमृता से 2 साल बड़ी, यानी कि अमृता अगर x की है तो अमिता 2 साल बड़ी है, यानी कि x प्लस 2 साल की है। सवाल बोला है अमृता के पापा की उम्र अमिता से दुगनी है। तो अमृता के जो फादर हैं, अमृता के जो फादर हैं उनकी जो एज है, अमृता के जो फादर हैं अमिता से डबल, यानी कि अमिता की x प्लस 2 है तो x प्लस 2 का डबल, अमिता की उम्र से दुगुना, x प्लस 2 का दुगुना, 2x प्लस 4। ठीक है, और अमृता की उम्र उसकी बहन से दुगनी है। जो अमृता है, अमृता की उम्र उसकी बहन की उम्र से दुगनी, यानी कि अमृता की बहन की एज क्या होगी? अमृता की बहन की एज क्या होगी? इसका मतलब सवाल में जब ये बोल दिया, ये ध्यान से पढ़ो बेटा, ये वाली लाइन,
अमृता की एज उसकी बहन से डबल है, अमृता की एज बहन से डबल है। तो मैं अगर उल्टा कहूं, बहन की एज अमृता का आधा, अगर अमृता की एक्स है तो बहन की एज x/2 है, x/2। बोला अमिता के पिता, अमिता के पिता, अमृता's father is twice as old as the age of Amrita's father and Amrita's sister। अमृता के पिता की उम्र अमिता से दुगनी है। तो यहां पे ये गलत लिखा हुआ बेटा, द एजेस ऑफ अमिता's फादर, ये अमिताज नहीं, ये अमृता आएगा मेरे भाई, अमृता। यहां पे ये अमृता आएगा, अमृता, अमृता के पापा बोला गया है ना। अमृता के पापा और अमृता की बहन की उम्र में 43 साल का अंतर है। इनका जो डिफरेंस है ना मेरे भाई, इनका जो डिफरेंस है वो 43 साल का है। तो 2x में से x/2 घटाएंगे, 3x/2 प्लस 4 बराबर 43 है भाई। 2x प्लस 4 में से x/2 घटाओ तो 2x में से x/2, ये पापा ही बड़े होंगे, 2x में से x/2 घटाए 3x/2 प्लस 4 उधर जाएगा। तो 3x/2 बराबर 39, 3 से 39 13 बार 13 दूनी 26, तो x का मान 26 आ गया, 26। अगर x का मान 26 आ गया है तो अमिता और अमृता की आयु का एज का सम पूछा है। x का मान 26 है तो भाई अमृता 26 साल की, और ये अमृता 26 साल की, अमिता 26 2 28 साल की, दोनों की एज का सम आएगा 26 प्लस 28 54 साल। ये ए आंसर है, ठीक है ना। यहां पे अमृता के पापा की उम्र अमिता का डबल है, तो ये अमृता के पापा होगा मेरे भाई, ठीक है जी। चलो, अच्छा सवाल था, मजा आया करके हमें भी। सवाल नंबर 13 बताइए। आरआरबी एएलपी के पेपर का 9.6 रेशियो 16.8, ध्यान देखिए, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन बना है, 2 बार प्रोपोर्शन लगाए हैं, 2 बार रेशियो लगाए, 18:1, एक्स का मान क्या आएगा। जब भी ऐसा सवाल आए ना मेरे भाई, बेस्ट शॉर्टकट बताऊं, बाहर वालों की गुणा और अंदर वालों की गुणा बराबर कर दीजिए। बाहर वालों की गुणा है 9.6x, अंदर वालों की गुणा है 16.8 गुणा 18। दिस शुड बी इक्वल। आपको x का मान निकालना है, आ चुका है बेटा x का मान अभी, 24 चौका 96, 24 सत्ते 168, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, तो x का मान आ गया 7 राम 63/2, 63/2 मतलब 31.5। ये आंसर है, कुछ भी नहीं है सवाल में, डी ऑप्शन आ गया। ये देखो 48:x, यहां पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाया ना, 2 बार रेशियो लगाए मेरे भाई। ये x पॉजिटिव है तो पूछा x का मान, देखो x गुणा x, x स्क्वायर बराबर 48 गुणा 75, x स्क्वायर बराबर 48 गुणा 75 कितना आ जाएगा भाई, 3600, 3000 और 600, 3600 का अंडर रूट 60, यानी कि x का मान 60 आ गया। इस सवाल में भी कुछ भी नहीं है, डी ऑप्शन। आओ, ठीक है जी। हाँ जी मेरे भाई, तो ये देखो, ये जितने भी सवाल आए ना रेलवे एएलपी के, इनमें एक भी सवाल ऐसा नहीं जो रेलवे ने नया बनाया हो। 100% क्वेश्चन सारे प्रीवियसर के पूछे गए। अगर आप प्रीवियसर के सवाल कोई बच्चा लगा के गया होगा ना, तो उसने सारे सवालों को बना दिया होगा। पेपर में एक भी सवाल मैथ का कम से कम उससे गलत नहीं हुआ होगा, और आने वाले पेपर्स में भी ऐसा ही होगा। तो भाई रेलवे के प्रीवियसर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, मान जाओ। ये किताब है रेलवे की मैथमेटिक्स की कंप्लीट प्रैक्टिस बुक। कंप्लीट प्रैक्टिस बुक इसलिए क्योंकि अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग किताबें नहीं खरीदनी, अलग प्रैक्टिस नहीं करनी। मैथ एक ही होता है, रीजनिंग की अलग है, मैथ की अलग है। 4000 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को बना लो, बस तसल्ली हो जाएगी आपको मेरे भाई। कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और पेपर में सवाल ठीक करने लगोगे, मॉक टेस्ट में भी स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, ये बताइए 15वां। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 2, 5, 7, 10 है। चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर। देखो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चारों कोणों का योग है कितना, 2, 5, 7, 7, 14, 10, 24। चारों कोणों का योग है 24। पूछा सबसे बड़े सबसे छोटे का डिफरेंस। सबसे बड़ा 10, सबसे छोटा 2, इनका डिफरेंस 8, यानी कि टोटल 24 से 8 की वैल्यू पूछी है 1/3, यानी कि 360/3 120 डिग्री। इससे आसान सवाल बन नहीं सकता। अब आप मुझे बताओ क्या है इस सवाल में जो आप नहीं कर पाओगे पेपर में। रेशियो के खत्म, आगे
अब लाभ हानि के करेंगे मेरे भाई हम अगले 5 सवाल। अगले 5 सवाल प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के। आइए, एक आदमी एक वस्तु को 25% प्रॉफिट पर बेचता है, ठीक है। अगर उस आदमी ने 20% कम पर खरीदा होता और 10.5 रुपए कम पर बेचता तो 30% का प्रॉफिट होता। वस्तु का लागत मूल्य बताओ। देखो, जब भी ऐसा सवाल आएगा ना, 100 मान के करते हैं कि माना आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 है, यही आपको निकालना है। माना आर्टिकल का जो सीपी है 100 है, यही आपको निकालना है। तो एक आदमी एक आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पर बेचता है, तो 100 के सामान को 25% प्रॉफिट पे बेचेगा, यानी कि 125 में। एक आदमी एक सामान को 25% प्रॉफिट पे बेचता, 100 के सामान को 125 में बेचेगा। ये बात सही है। बोला अगर 20% कम पर खरीदा होता है, इफ वाला, ये इफ वाला बहुत फेमस सवाल है। अगर 20% कम पे खरीदता, यानी कि 100 की बजाय 20% कम, 100 से 20% कम 80 में खरीद लेता, 80 यूनिट में, और 10.5 रुपए कम में बेचता। जिस प्राइस में पहले बेच रहा है उससे 10.5 रुपए कम में बेचता, तो 30% का लाभ होता। 100 से 20% कम 80 में खरीद लिया। अगर 80 पे 30% का प्रॉफिट होगा तो कितने में बिकेगा मेरे भाई? जल्दी बताओ, जल्दी। 80 का 30% होता है 24, 80 में 24 जोड़ेंगे 104 में बिकेगा। आप ये बताओ भाई साहब, जो सामान पहले 125 यूनिट का बिक रहा था 104 में बिका, 125 से 104 में बिका, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 21 कम हो गया। 125 का सामान 104 में बिका, 21 कम, 21 की वैल्यू 10.5 रुपए आधा। कितने सेलिंग प्राइस कम हुआ? कितने रुपए कम में बेचा? 10.5 रुपए। 21 का आधा होता है 10.5। तो आपसे पूछा है सीपी, सीपी भी 100 का आधा हो जाएगा, 100 का आधा 50 रुपए सीपी आ गया। सी ऑप्शन। 100 मान के बनाओ, तुरंत होगा। यस, एक बेईमान दुकानदार, भाई मेरे, बेईमान दुकानदार, बेईमान दुकानदार, रेलवे हो, एसएससी हो, कांस्टेबल हो, दरोगा हो, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें रेलवे वाला, ये बेईमान दुकानदार वाला ट्रेंडिंग में ना हो, ये ट्रेंडिंग में ना हो। तो आप भाई साहब इन सवालों को ढंग से कर लीजिए, ढंग से समझ लीजिए। मैंने बहुत सारी शॉर्ट्स भी बना रखी हैं चैनल पे, मैथ्स वंडर इन सेकंड्स पे, वहां से भी देखना। एक बेईमान दुकानदार ने दावा किया कि उसने एक वस्तु 23 रुपए पर किलोग्राम पर बेची जिसकी कीमत 25 रुपए पर किलो थी, लेकिन गलत बाट लगाकर 1 किलो की जगह 600 ग्राम ही दिया। उसका लाभ परसेंट या हानि क्या है? देखो, जब भी ऐसे सवाल आए ना, आपको सक्सेसिव लेना है। एक बेईमान दुकानदार है, वो कहता भाई साहब 25 रुपए की लागत वाला सामान है, मैं आपको 23 में दूंगा। 25 रुपए का सामान मैं आपको 23 में दूंगा। लोग कहेंगे यार ये तो दुकानदार बड़ा बढ़िया है, ये तो भैया घाटे में बेच रहा है, हमको फायदा करवा रहा है। लेकिन दुकानदार चूना लगा रहा है, आपको गलत बाट यूज कर रहा है। अगर आप उससे 1 किलो मांगोगे ना तो 600 ग्राम ही देगा। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। कोई ग्राहक 1000 ग्राम अगर सामान मांगेगा ना तो 600 ग्राम ही देगा मेरे प्यारे भी दुकानदार। यानी कि 600 ग्राम सामान देके ग्राहक से 1000 ग्राम का पैसा ले लेगा। तो लाभ हानि क्या होगा ऐसे सवाल में? सीधी सीधी मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई, मल्टीप्लाई। 25 चौका 140 है भाई, ठीक है भाई। 40 से मेरे काटेंगे 615 बार, यानी कि 15:23। कोई दिक्कत? अल्टीमेटली 15 का सामान 23 में बिका, तो 8 का प्रॉफिट हो गया मेरे दोस्तों 15 पर। 8/15। अरे प्रॉफिट हुआ है मेरे प्यारे भाई, यानी कि लॉस वाला आंसर नहीं आएगा। 8/15 62.5 तो होता नहीं है, तो डी ऑप्शन आंसर आएगा भाई। 1/15 क्या होता है? 1/15 होता है 6 सही 2/3%। इसका 8 गुना, तो 8 छिंग 48 और 16/3, यानी कि एक ही आंसर आएगा भैया। 48 और 5 53 सही, 1/3% प्रॉफिट, डी ऑप्शन आंसर है। ठीक है बच्चे, 62.5% 5/8 होता है, ये 8/15 है, ये 53 सही 1/3% आएगा लगभग। 18वां देखो, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। भाई कह रहा भाई साहब मैं ना कमाता कुछ भी, मैं दुकानदार हूं, एक जगह से सामान खरीदूंगा, आपको बेचूंगा, जितने में खरीदूंगा उतने में बेचूंगा। लेकिन झूठ बोल रहा है ये, वह गलत वजन का उपयोग करता है जिस पर 984 ग्राम लिखा होता है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन इस किताब में, सेम एग्जैक्ट आया हुआ है ये। और मैंने ये बेटा वीडियो में भी करवाया ये सवाल। ये सवाल जो है मैंने ये इस वीडियो में भी करवाया है, डिशोनेस्ट शॉपकीपर की। आप यहां पे देखोगे ना प्रॉफिट लॉस की वीडियो में भी ये मैंने करवाया है। प्लेलिस्ट में जब आप देखोगे सेम क्वेश्चन मैंने करवाया है। 984 ग्राम लिखा होता है, वास्तव में वजन कम होता है। गलत वजन का उपयोग करके दुकानदार 23% का लाभ कमाता है। वजन का वास्तविक माप क्या है? गलत वजन से दुकानदार ने 23% लाभ कमाया। 23% का मतलब 23/100%, मतलब बटे 100 लाभ कमाया। इसका मतलब 100 का सामान 123 में बेच दिया। यानी कि ये लाभ कब होगा? लाभ तब होगा अगर कोई ग्राहक 123 ग्राम सामान मांगता है, आप 100 ही ग्राम दोगे। भाई कितना वजन लिखा है बाट पे? वाट पे लिखा है 984 ग्राम, तो एक्चुअल में उसका वजन कितना होना चाहिए? 123 का 8 गुना है बेटा, 823 8 184, एक्चुअल उसका वजन 800 ग्राम है। यानी कि आप बाट पे दिखाते हो, तराजू में दिखाते हो 984 ग्राम, लेकिन एक्चुअल में वो वजन कितना है? 800 ग्राम ही वजन है। 800 ग्राम पे आप 23% प्रॉफिट कमा लोगे, 984 ग्राम जो है बता के बेच दोगे। ये आंसर है, बी ऑप्शन। एक खिलौने का सीपी 210 रुपए है, इसका एमआरपी क्या होना चाहिए कि 5% डिस्काउंट के बाद दुकानदार को 90% लाभ हो? सवाल में आपको एक खिलौने का सीपी दिया हुआ है, कितना एमआरपी होना चाहिए कि 5% डिस्काउंट के बाद आपको 90% का लाभ हो? देखो मेरे बच्चों, अगर किसी भी सवाल में प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, तो सीपी से एमपी का रेशो सीधा निकाल सकते हैं, 100 - d अपॉन 100 + p। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट। अगर जैसे हमें पता है कि एक खिलौना है, उस पे ऊपर 210 रुपए लिखा है कॉस्ट प्राइस, एमआरपी क्या उसका लगाया जाए कि 5% छूट के बाद 90% लाभ हो? तो डिस्काउंट है 5, 100 - 5 करेंगे 95, प्रॉफिट होना चाहिए 90%। पी की जगह 90 रखेंगे, 100 + 90 190 है। 95 से 190 दो बार चला गया, 1:2 आ गया। ये क्या आ गया? ये वस्तु के लागत मूल्य, खिलौने के लागत मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात आ गया। अब लागत मूल्य जो है 210 रुपए है सीपी। आपसे पूछा मार्क प्राइस, तो 2 की वैल्यू 420, यानी कि डबल मार्क प्राइस आपको यहां पे लगाना पड़ेगा, डबल 420 रुपए। सी ऑप्शन आंसर है, कुछ नहीं है इस सवाल में भी। आइए सवाल है 20, बोला है अगर एक रिटेलर ने सामान को एमआरपी पे बेचा होता तो 18% का लाभ होता। एमआरपी पे, एमआरपी 826 रुपए है, तो लागत मूल्य क्या है? अरे भाई क्या सवाल है। लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस 100% होता है, 100% बोला है। अगर सामान को मार्क प्राइस पे बेचोगे, मार्क प्राइस मतलब बिना किसी डिस्काउंट के बेचोगे, तो 18% का लाभ होगा। 100% के सीपी पे 18% का लाभ होगा, तो बिकेगा कितने में? 118% में। जबकि कितने में बिकेगा? 826 रुपए में, क्योंकि एमआरपी पे आप बेच रहे हो। एमआरपी 826 रुपए, बताओ कितने गुना? 7 गुना नहीं है? 100 सत्ते 700, 18 सत्ते 126, 7 गुना। तो लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस भी 100% का 7 गुना होना चाहिए यार। 700 रुपए, इससे आसान सवाल क्या पूछे जा सकते हैं आप लोगों से पेपर में? ये तो मन में करने वाले सवाल है, मन मन में हो जाने चाहिए। ठीक है भाई, ये हो गया। प्रॉफिट लॉस के बाद हम करेंगे अब डिस्काउंट। डिस्काउंट बट्टा के टोटल 6 सवाल हैं, ये 6 ही करने लायक सवाल है, बाकी पे मिट्टी डालो, कुछ नहीं फायदा उनको करने से। 21वां, समान मार्क प्राइस वाली एक ही तरह की वस्तुओं पर 5 खरीदें 6 पाएं जैसी योजना कितने % छूट प्रदान करती है? देखा है ना बेटा, एक शॉपिंग मॉल में ऑफर चल रहा है, बाई 5 गेट 6, बाई 5 गेट 6, 5 खरीदो 6 घर को ले जाओ, 5 वस्तु खरीदो 6 घर को ले जाओ। यानी कि दुकानदार ने आपको 6 आर्टिकल दिए टोटल, नीचे टोटल लिखना है। 6 में से आपने दुकानदार को 5 का ही पैसा दिया है, क्योंकि 5 खरीदने के लिए कह रहा है दुकानदार आपसे। यानी कि दुकानदार ने आपको 1 फ्री दिया है, तो डिस्काउंट हो जाएगा 1/6, और 1/6 होता है 16 सही 2/3%। ठीक है, ये हम बहुत बार बता चुके हैं। दुकानदार एक मशीन पर 2 लगातार डिस्काउंट देता है,
एमआरपी 18,000 रुपए अंकित है, सेलिंग प्राइस घटकर 12,960 रुपए हो जाए, दो डिस्काउंट इस प्रकार दिए, डिस्काउंट 10% और x% है, x का मान क्या है? एक बात जानिएगा, एक बात समझिएगा, जैसे एक आर्टिकल का अंकित मूल्य 18,000 एक मशीन का, आपने इस पे दो छूट दी, पहली छूट दी 10%, अब 100% पे 10% की छूट दोगे तो कीमत कितनी रह जाएगी? 90% रह जाएगी, 90%, यानी कि 0.9। 10% छूट देने के बाद मशीन की कीमत इतनी रह जाएगी, 90% मतलब 90/100, 0.9। अब आपने इस पर x% डिस्काउंट और दिया इस पर, और x% डिस्काउंट देने के बाद इस घटी हुई कीमत पर दोबारा डिस्काउंट दोगे, इसे बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, लगातार छूट। 12,960 में बेच दिया, तो आपने ये डिस्काउंट दिया कितना है? इसके लिए आप क्या करा करो, रेशियो ले लिया करो, डेसिमल से 0, एक 0 से 0, ठीक है। 18 से काट लो, 18 सत्ते 126, 3 18 दूनी 36, अब 9 से काट लो, 9 से 72, 8 बार, ये बच गया 10, 180 में 10 बच गया ना, 10:8 मतलब 5:4 आ गया, यानी कि जो दूसरा डिस्काउंट दिया है, दूसरा डिस्काउंट देने पर 5 का समान 4 का हो जाता है, तो दूसरा डिस्काउंट है 1/5, 1/5 यानी कि 20% डिस्काउंट है। ये बेस्ट तरीका है रेशो मेथड। आइए, एक दुकानदार 5 और 4% की लगातार छूट देता है, इनके सिंगल छूट क्या होगी? अगर कोई दुकानदार 5 और 4 की लगातार छूट देता है तो सिंगल छूट क्या होगी? 5 और 4 का सक्सेसिव, 5 + 4 -5 × 4/100, ये आएगा मेरे भाई, क्लियर है? तो 5 + 4 9, 5 20/100, 0.2, 9 में से 0.2 घटाएंगे, 8.8% की ये छूट होगी। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, अगर किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि x% और y% का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते कैसे हैं, तो इतना आसान सवाल भी वो पेपर में नहीं कर पाएगा और एग्जाम बिल्कुल नीचे गिरेगा, इससे नीचे सवाल बनता ही नहीं है बेटा। तो कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा, आसान सवाल भी बिना कॉन्सेप्ट की जानकारी के हो नहीं सकते, और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट बहुत वीक है, तो ये मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग ऐसी बुक है जिसमें गणित के सारे कॉन्सेप्ट, थ्योरी, फॉर्मूला आपको मिल जाएंगे। अब जैसे हम यहाँ पे ये डिस्काउंट का एक कॉन्सेप्ट लगाया, अब प्रॉफिट लॉस चैप्टर में जाइए मेरे भाई, ये आपको x% और y% का सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते मिल जाएगा। यहाँ पर x + y + xy/100, ये रहा x + y - xy/100 डिस्काउंट, ये रहा, ठीक है। और एग्जाम्पल के साथ आपको मिलेगा, एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो जब भी ऑफर आए बुक को ऑर्डर करो, कॉन्सेप्ट पढ़ते रहो, और एक बार में नहीं याद रहेंगी चीजें। जब एक ही कॉन्सेप्ट को 5-5 6-6 बार पढ़ोगे तो धीरे धीरे आपको याद होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। 23वां सवाल था ये, आगे निम्न में से कौन सा विकल्प दो क्रमिक छूटों का प्रतिनिधित्व करता है जो 84% की सिंगल छूट के बराबर है? बोला है कौन सा इन चारों में से ऑप्शन ऐसा है जो 84% की सिंगल छूट के बराबर है? 84% की सिंगल छूट के बराबर ये आएगा बेटा 100 - 21, ये नहीं आएगा, ये वाला आंसर है 20 और 80, बी ऑप्शन। पता है कैसे? अगर मैं 20 और 80 का सक्सेसिव निकालूंगा, इतना तो दिमाग होना चाहिए कि आप उस मेंटली कर पाओ। 20 और 80 का सक्सेसिव क्या आएगा? 20 + 80 - 20 × 80/100, ये आएगा बेटा 20% और 80% का लगातार छूट। आप ध्यान से सुनिएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 20 + 80 100, -8 दूनी 16, 100 - 16 क्या होता है बेटा? 84 ही तो होता है, 84%, तो बी ऑप्शन आ गया। हमें ऑप्शन से ही बताना है कि ऑप्शन में से ही पूछा है बच्चे। चलो सवाल नंबर 25, एक डीलर एमआरपी पर 30% डिस्काउंट देता है, सेलिंग प्राइस 12,460 है, उसका एमआरपी क्या है? देखिए बच्चों, एमआरपी ना 100% होता है, 100%, या 30% डिस्काउंट देते हैं, ऐसे समझिए 30% होता है 3/10। अगर किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 10 है, आप मार्क प्राइस पे 30% डिस्काउंट देते हो, तो सामान बेचोगे कितने में? 7 में। 10 में 3 का डिस्काउंट देते, 10 में से 3 घटे 7 में। आपने सामान बेचा कितने में मेरे भाई?
12,460 में बेचा है, 12,460 में बेचा है। पूछा है मार्क प्राइस कितना होगा, ये है बस सवाल, कुछ नहीं है। 7 एकम 7, 5 4 7 7 49, 5 7 8 56, 1780 गुना, तो ये भी 1780 गुना होगी 17800, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाए। सवाल नंबर 26, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य 500 रुपए पर 25% और 8% की दो लगातार छूट के बाद x रुपए में बेचा जाता है, x का मान क्या होगा मेरे भाई? ठीक है, देखो अगर आप 8% छूट देते हो तो 92 में बेचोगे, 92% मतलब 23 का मल्टीपल, 23 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये आंसर आ जाएगा। अगर कोई समझदार बच्चा होगा तो ऐसे करेगा, नहीं समझे मैं बताता हूं। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 500 रुपए है, आपने 25% छूट दी 1/4, तो कितने में बेचोगे बेटा? 3/4। पर आपने 8% की छूट दी, 4% 1/25, 8% 2/25, 2/25 डिस्काउंट दिया, कितने में बेचोगे? 23/25 में। 25 चौका 100 और ये 500, 5 दिया 15, 23 गुणा 15 मेरे भाई 300 और 45, 345 आ गया, ये आंसर है। 115 69 5 जा उत्तर, बात खत्म। आइए बेटा नेक्स्ट, एलसीएम एचसीएफ डिस्काउंट के भी सवाल। देखो ये प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट तो वो चैप्टर है जिनमें एग्जाम सबसे ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है एग्जाम में सवाल बनाने वाला, वहां भी उसने अच्छे सवाल नहीं दिए हैं बहुत ज्यादा। अब हम करेंगे एलसीएम एचसीएफ, इसके 3 सवाल हैं बेटा कुल एलसीएम एचसीएफ के। 27 और एन का एलसीएम 54 है, 27 और एन का एचसीएफ 9 है, एन का मान बताओ। ऑप्शन से उठा लेते हैं, एक ठीक सवाल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। 27 24 का एलसीएम 54 नहीं होता, 27 और 18 का 54, ये आ जाएगा बी ऑप्शन। 27 और 18 का एलसीएम 54, 54 27 से भी कटता है, 18 से भी कटता है। 27 और 18 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 है, 9 3 27, 9 दूनी 18, 18 सेटिस्फाई कर रहा है, ये आंसर है। तो ऐसे टुच्चे सवालों को विकल्प से उठा लिया करो, टाइम मत लगाया करो। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए सेट ऑफ को प्राइम नंबर इज, को प्राइम नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर जानते हैं? ऐसे दो नंबर्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे कि मैंने मान लिया 16 और 33, 16 और 33 में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा सिवाय 1 के, तो इनका एचसीएफ 1 होता है, 1। दो को प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होगा वो हमेशा ही 1 होता है, 1। नेक्स्ट 29, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 7 और 245 है, संख्याओं का प्रोडक्ट क्या है? संख्याओं का प्रोडक्ट बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा ही उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है मेरे भाई, ठीक है ना? कितना आ जाएगा बेटा? 24 7 1680 प्लस 35 आ जाएगा, यानी कि आपका 1715। ये सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन यहां से करेक्ट बनता है। आगे चलेंगे अब, ठीक है जी, जल्दी से। टोटल 60 सवाल करने, आधे हमने कर लिए, आधे रह गए। अब हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के 7 सवाल करने हैं। देखिए बताइए सवाल नंबर 30, सवाल देखो, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 2 साल में 5290 रुपए, 3 साल में 6083.5 रुपए हो जाती है। ब्याज एनुअली वार्षिक रूप से संयोजित होता है, ब्याज की दर क्या है? यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 2 साल 5290 अमाउंट हो जाती है और 3 साल बाद 6083.5 रुपए हो जाती है मेरे भाई। ब्याज की दर आप मुझे खुद बताओ, जो 2 साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल होगा कि नहीं होगा? जो 2 साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल होगा, यही नहीं कि यही 5290 रुपए एक साल में 6083.5 हो गए मेरे भाई। तो कितना ब्याज आपको मिला होगा मेरे दोस्तों? यहां पर 15% आना चाहिए, 15%, 15% बढ़ गया। देखना चाहते हो मेरे भाई तो ये हो जाएगा 710 और 83, 793.5 आ गया।
793.5 ठीक किया गया मैंने। देखो 5300 है, 700 हो गया, 710 और 83, 793.5 रुपए आपको ब्याज मिला। कितने पर? 5290 पर। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%, यह आना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, ये मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, वरना तो आप मेरे भाई ऑप्शन से कर लोगे। 23 से जाएगा 23 बार, 23 तिया 69, 10 103, 23 चौका 92 और 11, 23 पंजे 115, फिर 345 को 23 से 23 से कम, 23 11, 23 पंजे 115, 15%, 15%। वैसे भी ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं इसको 14% बढ़ाऊंगा, ये देखो ये तो हो गया सॉल्यूशन। अगर मैं इसको 14% बढ़ाऊंगा, 14%, तो 9 चौक 36, 4 आएगा यूनिट डिजिट। 12% अगर बढ़ाते हैं, देखो अगर मैं 12% बढ़ाऊंगा तो 9 दूनी 18, 8 आएगा यूनिट डिजिट। 16 सही 2/3%, 1/6 बढ़ाऊंगा इसको 1/6, 1/6 बढ़ाऊंगा 6000 से क्रॉस हो जाएगा, तो यही एक आंसर हो सकता था। 15% बढ़ाने पर यूनिट डिजिट भी 0.5 आएगा। एक आदमी ने अपनी इनकम का 1/3 7% ब्याज की दर पे, 1/4 8% ब्याज की दर पे और शेष 10% ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया। एक साल में कुल ब्याज 561 है, तो उनकी इनकम बताओ। देखो भाई एक काम करते हैं, एक आदमी ने 1/3 इन्वेस्ट कर दिया, 1/4 इन्वेस्ट कर दिया और बाकी इनकम इन्वेस्ट करी 10% ब्याज की दर से। बहुत बढ़िया सवाल है। एक आदमी ने अपनी इनकम का 1/3 7% ब्याज की दर से, 1/4 8% ब्याज की दर से, बाकी 10% ब्याज की दर से लगा दिया। कुल ब्याज 561 है। तो भाई जैसे मुझे बटे 3 भी करना है, मुझे बटे 4 भी करना है। मैंने मान ली कि आदमी की इनकम 12 है, जैसे हमें परसेंटेज भी निकालना है तो भैया 2 जीरो बढ़ा लो, जिससे परसेंटेज आसानी से निकल पाए। मैंने मान ली कि आदमी की इनकम 1200 है। अब 1200 का 1/3 होता है 400, 400 इन्वेस्ट किया 7% ब्याज की दर से, तो कितना ब्याज मिलेगा? 28। फिर 1200 का 1/4 कितना होता है? 300, 300 इन्वेस्ट किया 8% ब्याज की दर से, कितना ब्याज मिलेगा? 300 का 8% 24। ठीक, बचा कितना? 400 और 300 700 हो गया, बचा 500, रिमेनिंग बचा 500। 500 इन्वेस्ट किया 10% ब्याज की दर से, कितना ब्याज मिलेगा? 500 का 10% 50। तो आपको इस हिसाब से टोटल ब्याज कितना मिला? 20 20 40 50 90 और 8 4 12, 102, 102। जबकि आज को ब्याज मिला कितना है? 561। बताओ कितने गुना है? इनिशियल इनकम पूछिए कितने गुना है, तो आप देख सकते हैं 51 से जाएगा, 51 दूनी 102, 51 51 51 5 51 एकम 51, 2 से 11 5.5 गुना है बेटा, ये 5.5 गुना हो रहा है। अगर ये 5.5 गुना है तो आदमी की इनकम भी 1200 का 5.5 गुना होगी, यानी कि मेरे भाई 6000 प्लस आधा 600, 6600 रुपीज, 6600 रुपीज हो जाएगी आदमी की इनकम, जो कि मेरा बी ऑप्शन ठीक ठीक। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर एकदम ठीक है, कोई भी 2 रुपए की परेशानी सवाल में नहीं है। बोला यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, जो कि वार्षिक कंपाउंड है, 2 साल में, 2 साल के बाद राशि उस राशि का 2 सही 1/4 गुना हो जाती है, ब्याज की दर क्या है? देखो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 2 साल के बाद राशि 2 सही 1/4 गुना हो जाएगी। आप बताओ 2 साल में कितने गुना हो गया? 2 सही 1/4, यानी कि 4 दूनी 8 1 9/4 गुना हो गया 2 साल में। एक साल में कितने गुना होगा? अंडर रूट, एक साल में हो जाएगा अंडर रूट 9/4 का अंडर रूट ले लीजिए, 9/4 का अंडर रूट 3/2, 3/2 गुना अंडर रूट ले लीजिए। 3/2 गुना का मतलब 150%, 1/2 50%, 150%, यानी कि एक साल में आपका पैसा 150% हो जाएगा। 100% का 150% बन जाएगा, तो 50% जो एक्स्ट्रा बनेगा वही आपका ब्याज है। ठीक, आइए। ए हर साल साधारण ब्याज की सेम दर पर 8,000 रुपए और बी 11,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। 3 साल के एंड में बी को प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 720 रुपए अधिक ब्याज मिलता है। 3 साल के एंड में बी को
₹720 ज्यादा ब्याज मिला तो ब्याज की दर क्या है? देखो, ए हर साल ₹8,000 इन्वेस्ट करता है, बी ₹11,000 इन्वेस्ट करता है। 3 साल के एंड में बी को ₹720 ज्यादा इंटरेस्ट मिला। ठीक है जी। आपसे पूछा रेट। देखो भाई साहब, ए ₹8,000 इन्वेस्ट करता है, बी ₹11,000। तो बी हर साल ₹3,000 ज्यादा इन्वेस्ट करता है। बी एक साल में ₹3,000 ज्यादा इन्वेस्ट करता है। तो 3 साल में बी कितने रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करेगा? ए से ₹9,000। तो बी ने ए से ₹9,000 ज्यादा इन्वेस्ट करे, और बी को मेरे प्यारे भी ब्याज मिला है ए से ₹720 ज्यादा। तो 9,000 का ₹720 कितना होता है बेटा? 8%। 8%, यानी कि ब्याज की जो दर है वो 8% है। ₹9,000 पर ही तो एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। देखो, ब्याज दोनों को समान ब्याज की दर पर पैसा दिया जमा करते हैं। बी ने ए से ₹9,000 ज्यादा जमा कर दिए और 3 साल में ₹720 ज्यादा ब्याज मिला, तो 9,000 पर ही तो एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा जितना पैसा एक्स्ट्रा जमा किया। तो 9,000 का 8% होता है 9.72, ब्याज की दर है 8%। खेल खत्म। यदि ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है तो एक धनराशि 12 साल में डबल हो जाती है, कितने साल में 8 गुना हो जाएगी? कोई धनराशि डबल हो जाती है मेरे भाई 12 साल में, तो 8 गुना कितने साल में हो जाएगी? उसी ब्याज की दर से 8 गुना। बताओ बेटा। 36 साल में। आंसर इससे आसान क्या होगा? यदि ब्याज वार्षिक रूप से कंपाउंड होता है तो एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 12 साल में डबल हो जाते, कितने साल में 8 गुना हो जाएगी? आप ये समझो, 12 साल में 12 साल में पैसा डबल हो गया। 12 साल में, अगले 12 साल में फिर से पैसा डबल हो जाएगा। अगले 12 साल में फिर से पैसा डबल हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुना होने में 12 12 12 36 साल लग जाएंगे मेरे भाई। नेक्स्ट, साधारण ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि 4 साल में 7/5 गुना हो जाते, ब्याज की दर बताओ। देखो, सिंपल इंटरेस्ट पर जब हम कोई पैसा लगाते हैं ना, 4 साल में 7/5 गुना हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? आप ₹5 इन्वेस्ट करोगे तो ₹7 बन जाएगा, यानी कि ₹2 आपको ब्याज मिल जाएगा। अब 1/5 20%, 2/5 आपको 40% ब्याज मिल जाएगा। लेकिन कितने साल में? 4 साल में। एक साल में ब्याज की दर कितना है? 4 से भाग देंगे 10%, ब्याज की दर 10% है। ठीक है जी। आगे सवाल नंबर 36। अरुणा ने जयश्री से ₹9,000 10% ब्याज की दर पर उधार लिए, जो एनुअली कंपाउंड होता है। अरुणा 2 साल बाद सभी बकाया चुकाने के लिए भुगतान की गई कुल राशि बताओ। देखो मेरे भाई, अरुणा ने ₹9,000 उधार ले लिए जयश्री से। कितने? ₹9,000। ठीक है भाई साहब, 10% ब्याज की दर से। अगर ब्याज की दर 10% है तो 2 साल में अरुणा को 21% ब्याज देना पड़ेगा। 10 और 10 का सक्सेस, 10 प्लस 10 गुणा 10/100, ये हो जाता है बेटा 21%। 100 से 100, 20 और 21%। तो अगर अरुणा ने ₹9,000 उधार लिया है, ब्याज की दर 10% है, सीआई कंपाउंड टेस्ट पर उधार लिया है, तो 21% 2 साल में ब्याज देना पड़ेगा। तो अमाउंट कितना चुकाना पड़ेगा? देखो, प्रिंसिपल होता है 100%, 100% पे 21% तो ब्याज चुकाना है। तो अमाउंट हो जाएगा ₹9,000 का 100 + 21, 121% डायरेक्ट, यानी कि 11 का मल्टीपल आएगा, परसेंटेज से 2 जीरो, 121 निम्मा 10890 आ जाएगा। बी ऑप्शन सवाल का जो आंसर है ना भाई मेरे, वो बी ऑप्शन है, SICI का। ओके भाई, हो गया ठीक ठीक सवाल 36। अब हम करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, और इसके टोटल 8 सवाल होंगे, समय, दूरी और चाल के। आ जाओ। एक गोताखोर को शांत पानी में 3 किलोमीटर/आवर की स्पीड से नाव चलाने में 50 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में 50 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने की तुलना में दुगना समय लगता है। ठीक है। धारा के विपरीत, द स्पीड ऑफ ड्राइवर अगेंस्ट द स्ट्रीम, धारा के विपरीत
गोताखोर की गति क्या है, यानी कि आपसे अपस्ट्रीम स्पीड पूछा है। ये सेम सवाल तो मैंने करवाया है यार। सवाल में कहा गया है एक ड्राइवर रोइंग एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक गोताखोर की शांत जल में जो चाल है 3 किलोमीटर पर आवर है, और उसे डबल टाइम लगता है 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 50 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम के कंपैरिजन में। देखो इस 50 किलोमीटर का कोई मतलब नहीं है, ये इसका बस एक ही फायदा है, सेम डिस्टेंस। अगर आप सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाओगे तो डाउनस्ट्रीम से डबल टाइम लगता है, डबल। क्या मतलब हुआ, यानी कि मेरे भाई अगर डाउनस्ट्रीम में 1 घंटा लगता है तो अपस्ट्रीम में 2 घंटा लगता है, अपस्ट्रीम में डबल टाइम लगता है, टाइम का रेशियो है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होता है, डाउनस्ट्रीम में 1 यूनिट टाइम लगता है, अपस्ट्रीम में डबल टाइम लगता है, टाइम का रेशियो है। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का जो रेशियो होगा ना मेरे भाई, वो रिवर्स हो जाएगा, 2:1। स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की 2:1। आपको जो सवाल में दिया गया ना बेटा, वो शांत पानी में चाल दी गई, यानी कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड 2 है तो अपस्ट्रीम की स्पीड 1 है। तो नाव की शांत जल में चाल क्या होगी, D+U/2, 2 और 1 3/2, 3/2 मेरे भाई 3/2 ये आएगी। और नाव की शांत जल में चाल कितनी है, 3। तो 3/2 की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर है, डबल, दुगना, दुगना। तो यहां से बोट की जो है अपस्ट्रीम स्पीड पूछी है, तो एक अपस्ट्रीम स्पीड है, एक की वैल्यू भी डबल हो जाएगी, 2 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर। ठीक है ना, आसान सवाल था। 37, रमा घर से 5 किलोमीटर दूर अपने ऑफिस तक पैदल जाती है। सुबह यह दूरी 1 घंटे में तय करती है, शाम को लौटते समय 15 मिनट ज्यादा लगते हैं। दो तरफा यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड ज्ञात करो। एवरेज स्पीड जानते हैं, टोटल चलेगी दूरी बटे कुल लिया गया समय। रमा घर से ऑफिस 5 किलोमीटर गई, 5 किलोमीटर आई, टोटल दूरी चली 10 किलोमीटर। गई मेरे प्यारे भाई 1 घंटा में, आई तो 15 मिनट ज्यादा लगे, 15 मिनट का मतलब 1/4 आवर्स, 1.25 घंटा लग गया। 1 घंटे से 15 मिनट ज्यादा, 1.25 घंटा लग गया, 5/4 घंटे। यानी कि जाने में 1 घंटा लगा तो वापस आने में लगा उसे 1.25 घंटा, 5/4 घंटे। तो ये एवरेज स्पीड आ जाएगी, यानी कि 10/9/4, 40/9, 40/9 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर है मेरे भाई। 9 चौक 36, 4 40, 40/9, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा मेरे पास। कुछ भी नहीं है इस सवाल में। दो लोग 56 किलोमीटर दूर दो स्थान से एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हैं। पहले आदमी की स्पीड 12 है, दूसरे की 14 है। अगर वो एक साथ गाड़ी चलाना शुरू करें तो कितने समय के बाद वे 4 किलोमीटर दूर होंगे। ये थोड़ा ठीक लैंग्वेज का सवाल, नया सवाल लग रहा है। देखो मेरे भाई एक बात सुनिए, दो आदमी एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, 56 किलोमीटर की दूरी पर है, पर्याप्त। एक दूसरे को गाड़ी चलाते, एक आदमी चलाता है 12 की स्पीड से, दूसरा आदमी चलाता है 14 की स्पीड से, 14। कितने टाइम के बाद, अगर वो एक साथ गाड़ी चलाना शुरू करते, कितने टाइम के बाद वो 4 किलोमीटर दूर होंगे, यानी कि उनके बीच की दूरी अभी 56 है, 56 किलोमीटर से उनके बीच की दूरी 4 किलोमीटर रह जाएगी, यानी कि उनके बीच की डिस्टेंस 52 किलोमीटर कम होनी चाहिए। दो लोग एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, 56 किलोमीटर की दूरी है उनके बीच। कितने टाइम के बाद बीच की दूरी 4 किलोमीटर हो जाएगी दोनों के, यानी कि 52 किलोमीटर डिस्टेंस दोनों के बीच की रिड्यूस होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। डिस्टेंस है 52, दोनों को कुल मिलाकर 52 किलोमीटर कवर करना है, 56 में से 52 कवर कर लेंगे, 4 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी बचेगी। बट रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड मतलब S1+S2, अपोजिट डायरेक्शन है, 12+14 है, तो 52 आ जाएगा 26, यानी कि 2 घंटे, 2 घंटे के बाद हो जाएगा ये काम। ऑप्शन नंबर डी सही है। मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हूं तो बिल्कुल समय पर 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। अगर मैं अपनी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दूं तो अपनी डेस्टिनेशन पर कितनी जल्दी पहुंच जाऊंगा, कितनी जल्दी पहुंच जाऊंगा मेरे भाई। बहुत बढ़िया ALP का सवाल, देखो आसान है। हम एक जगह से चलना शुरू करते हैं और हमें अपनी एक मंजिल पर जाना है, यानी कि हमारी डिस्टेंस जो है ना
हमारे घर से मंजिल तक की जो डिस्टेंस है वो सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो आपको पता होना चाहिए स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। आप बताओ, मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हूं तो मुझे 2 घंटे लगते हैं पहुंचने में, 2 घंटे। लेकिन अगर मैं स्पीड 5 बढ़ा दूं, स्पीड 10 से मैं 5 बढ़ा दूंगा तो स्पीड कर दूंगा 15। तो स्पीड का रेशियो 2:3, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 2 3। तो टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा टाइम का रेशियो। यानी कि अगर टाइम पहले 3 यूनिट लगता था तो अब टाइम 2 यूनिट ही लगेगा। तो टाइम पहले से 1 यूनिट कम लगेगा। तो यही आपसे पूछा कितना जल्दी पहुंच पाऊंगा, 1 यूनिट के लिए पूछिए मेरे भाई। अब आप खुद सोचो मेरे दोस्त, पहले आपको कितना समय लग रहा था, 2 घंटे। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट। तो 3 यूनिट की वैल्यू 120 मिनट है, 40 गुना। तब 1 यूनिट समय कम लग रहा है, 1 की वैल्यू 40 मिनट। 3 की वैल्यू 120 मिनट, 1 की वैल्यू 40 मिनट। तो 40 मिनट आप पहले से जल्दी पहुंच जाओगे। आइए, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहे एक चोर का एक पुलिस द्वारा पीछा किया जाता। पुलिस की स्पीड 10 है। अगर चोर पुलिस से 100 मीटर आगे है तो पुलिस चोर को पकड़ने में कितना समय लेगा? ये भाई साहब, ये देखो, ये फिल्म का सीन है। ये चोर, ये पुलिस। चोर भागा, पीछे पीछे पुलिस भागी। चोर भाग रहा है 8 की स्पीड से, पुलिस भाग रही है 10 की स्पीड से। चोर पुलिस के बीच की दूरी 100 मीटर है, 100 मीटर। कितने टाइम में पुलिस चोर को पकड़ देगा? तो टाइम बराबर डिस्टेंस है 100 मीटर बटे रिलेटिव स्पीड, है ना। सेम डायरेक्शन में पुलिस चोर के पीछे पीछे भाग रहा है तो रिलेटिव स्पीड होती है सेम दिशा में S1 माइनस S2। 10 में से आप 8 घटाओगे 2 किलोमीटर पर आवर। देखो, अगर डिस्टेंस मीटर में है, स्पीड आपने किलोमीटर पर आवर में लिए तो गलत है ना। 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। यह आंसर आपका सेकंड में आएगा, सेकंड में आ गया आंसर, सेकंड में। लेकिन आंसर मिनट में पूछा है। अब सेकंड को भी अगर मिनट में बदलना है, अगर सेकंड को मिनट में बदलना है तो 60 से डिवाइड कर दो, 60 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा मिनट में। ठीक है, 0 0, 2 पंजे 10 से 10 चला जाएगा, 6 3 18 और ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 3 मिनट। 3 मिनट इसका आंसर, 3 मिनट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्लियर है मेरे भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। 42, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली 250 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा से 62 किलोमीटर स्पीड से आ रही दूसरी ट्रेन को 10 सेकंड में पार करते हैं। दूसरी ट्रेन की लंबाई देख भाई, 2 ट्रेन चलनी है एक दूसरे की ओर, दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं। जब 2 ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो कितनी डिस्टेंस चलेंगी? दोनों की लंबाई का सम। भाई, एक ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है, दूसरी ट्रेन की लंबाई मान लिया, एक ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई आपको निकालनी है बेटा यहां से। तो ये आगे डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर, दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही तो रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2। अब एक की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की 62 है, तो S1 प्लस S2, 100 में 62 जोड़ेंगे 162। लेकिन ये तो किलोमीटर पर आवर में स्पीड, मीटर पर सेकेंड में बदलो, 5/18। ये आ गया स्पीड गुणा टाइम। टाइम कितना लगा बेटा पार करने में? 10 सेकेंड लगा, मल्टीप्लाई बाई 10। तो डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड। जब 2 ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो जो रिलेटिव स्पीड होगी दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 18 निम्मा 162, 9 पंजे 45, दुसाम 450, 450 में से 250 घटाएंगे 200 मीटर। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और ये रहा पहला ही ऑप्शन सही। आइए 43वां। एक साइकिल वाला 4 मिनट 10 सेकंड में 2.5 किलोमीटर जाता है। उसी स्पीड से 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगे? स्पीड सेम है मेरे भाई, बताओ। एक साइकिल वाला है बेचारा, 4 मिनट 10 सेकंड में 2.5 किलोमीटर जाता है। 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा मेरे भाई? एक बात बताएं, 4 मिनट 10 सेकंड का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है,
240 और 240 और 10 250 सेकंड, 250 सेकंड, ध्यान सुनना, 250 सेकंड, यानी कि आप 2.5 किलोमीटर जो है 250 सेकंड में जा रहे हो। 2.5 किलोमीटर 4 मिनट 10 सेकंड का मतलब 250 सेकंड। आपने स्पीड सेम रखी है, तो 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो आपको समझना चाहिए कि भाई अगर ये 2.5 का 100 गुना लगा है तो ये भी 6 किलोमीटर का 100 गुना 600 सेकंड लगेगा, और 600 सेकंड का मतलब होता है 10 मिनट। कुछ नहीं है सवाल में, स्पीड सेम है। अगर स्पीड सेम है तो टाइम भी उसी रेशियो में लगेगा। अगर स्पीड सेम है, स्पीड सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा। 2.5 किलोमीटर जाने में आपको 250 सेकंड लगे, 2.5 का 100 गुना 250 होता है, तो 6 किलोमीटर जाओगे 100 गुना 600 सेकंड लगेगा। 600 सेकंड को मिनट में बदलना है, 60 से भाग दे दो, 600 बटे 60, 10 मिनट लगेगा, खत्म। आ गया ये 44। सुमित ने 10 किलोमीटर 120 मीटर स्कूटर से, 1 किलोमीटर 970 मीटर पैदल और 15 किलोमीटर 850 मीटर बस से तय किया। सुमित द्वारा चलेगी कुल दूरी बताओ। अरे रे रे रे, क्या सवाल है भाई ये, कल दूरी जोड़नी है। 10 किलोमीटर, एक 11 और 15, 26 किलोमीटर हो गया। 26 तो हो गया किलोमीटर, मीटर जोड़ लीजिए, मीटर। 120 और 850 कितना आ जाएगा बेटा? 970, 800 और 100, 900, 970, 970 में 970 आप जोड़ देंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा? 1940। तो 26 तो किलोमीटर है और 1940 मीटर है। देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1940 किलोमीटर का मतलब 1940 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर और 940 मीटर, तो 26 और 1 27 किलोमीटर हो जाएगा और 940 मीटर हो जाएगा। जोड़ना था भाई, क्या परेशानी इस सवाल में, समझे कि नहीं समझे? भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते, तो 1940 मीटर मतलब 1000 मीटर, जो कि 1 किलोमीटर हो जाएगा प्लस 940 मीटर, तो 26 किलोमीटर प्लस 1 27 किलोमीटर 940 मीटर हो गया मेरे भाई, ठीक है ना? 850 और 1 970, 900 तो 940, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, सवाल हो गए 44। अब हमारा अगला चैप्टर आ गया समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, और इसके 5 सवाल हम करेंगे। 45वां, रवि और कुमार एक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। रवि को कंप्यूटर 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं, जबकि कुमार को 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं। 110 पेज का एक असाइनमेंट है, टाइप करने में तो अलग अलग कंप्यूटर पर कितना समय लगेगा? ये सवाल है मेरे भाई। एक बात बताओ मेरे दोस्तों, वैसे सवाल में तो कुछ भी नहीं है। रवि और कुमार कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। रवि जो है 6 घंटे में 32 पेज टाइप करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 1 आवर में कितना करेगा मेरे भाई? 32/6 यानी कि 16/3 कर देंगे। रवि भाई साहब 1 घंटे में 16/3 पेज टाइप करते हैं। कुमार जी 5 घंटे में 40 पेज टाइप करते, तो 1 घंटे में कितना करेंगे? 40/5 8। तो दोनों मिलकर, रवि और कुमार दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना पेज टाइप करेंगे? 3 अट्ठे 24, 16 और 24 40/3। 1 घंटे में दोनों मिलकर 40/3 पेज टाइप करते हैं। एक असाइनमेंट आया 110 पेज का, दोनों को मिलकर टाइप करने में कितना समय लगेगा? 110 को डिवाइड कर देंगे 40/3 से, कि दोनों लोग मिलकर 1 घंटे में 40/3 पेज टाइप कर रहे हैं। 110 पेज टाइप करने में कितना समय लगेगा? डिवाइड कर दो, तो जाएगा 33, 11 तिया ये 3 ऊपर पहुंचेगा ना, 33/4 घंटे। तो 4 अट्ठे 32 और 1 33, 8 सही 1/4, 8 घंटा 15 मिनट लगेगा। मतलब होता है 8 घंटा प्लस 1/4 घंटा, 1/4 घंटे मतलब 15 मिनट। ये आंसर है। 8 आदमी 12 महिला 10 दिन में एक दीवार बना सकते हैं। 6 पुरुष 8 महिला उसी दीवार को 14 दिन में बना सकते हैं। एक पुरुष को अकेले वही दीवार बनाने में जितने दिन लगेंगे, उसकी तुलना में एक महिला को उस दीवार बनाने में कितने दिन ज्यादा लगेंगे? अच्छा, यानी कि एक आदमी और एक औरत एक दीवार जितने टाइम में बनाते हैं उस टाइम का डिफरेंस पूछा है।
तो मैंने मान लिया कि आदमी की एफिशिएंसी m है और महिला की w है। ये करना होता है इस सवाल में, टोटल वर्क को बराबर करते हैं। आप ये सोचो 8 आदमी हैं और 12 महिलाएं हैं। 8 आदमी प्लस 12 महिलाएं, दीवार बना दी 10 दिन में। आप ये समझो कि 6 आदमी हैं और 8 महिलाएं, 6 मैन है और 8 वुमेन है। उसी दीवार को बना दिया इन्होंने 14 दिनों में, 14 डेज में, 14 दिनों में। तो मेरे दोस्तों इक्वल होना चाहिए क्या? आप बोलोगे सर इक्वल होना चाहिए। यहां से निकाल सकते 10 अट्ठे 80 एम और 14 चिंग 84। 80 और 84 का डिफरेंस 4 एम। 12 दूसरा में 120 डब्ल्यू और 14 अट्ठे अभी मेरे दोस्तों 112। 120 डब्ल्यू और 112 का डिफरेंस 8 डब्ल्यू। तो बच्चों यहां से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 2:1। मैन बटे वुमेन आ जाएगा 4 दूनी 8 2:1, यानी कि आदमी की एफिशिएंसी 2 है तो औरत की एफिशिएंसी 1 है। ठीक है ना? अब आप मेरे भाई ये बताओ, आदमी कितने दिन में काम करेगा, औरत कितने दिन में काम करेगी? इसके लिए आप टोटल वर्क निकाल लो। आप टोटल वर्क निकाल लो। मैन की एफिशिएंसी 2 है, वुमेन की 1 है। अब ये वैल्यू चाहे आप यहां रख लो चाहे यहां रख लो, कहीं भी रख लो। मैन की जगह 2 रखो, 2 अट्ठे 16। वुमेन की जगह 1 रखो, 12। 16 प्लस 12 28, 2 शाम 280। ये आ गया, यानी कि टोटल वर्क 280 है। टोटल वर्क, अगर टोटल वर्क 280 है और इसे आदमी करेगा 2 एफिशिएंसी के साथ, 280 बटे 2 140 दिन में। औरत की एफिशिएंसी है 1। औरत करेगी 280 काम, एक एफिशिएंसी। औरत एक दिन में 1 यूनिट काम करते, 280 काम करेगी 280 दिन में। दोनों के टाइम का डिफरेंस, औरत एक आदमी से अकेले 140 दिन ज्यादा लेगी, 140 डेज। ठीक है जी। अगेन एक बहुत ही बेसिक सवाल 46 था, सवाल है आपके सामने 47। ए किसी काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं। ए और बी 10 दिन में करते हैं तो सी अकेले 50 दिन में करता है। बी कितने दिन में कर लेगा? ये बढ़िया सवाल है, एसएससी में बहुत आया हुआ है। ए किसी काम को करने में उतना ही टाइम लेता है जितना बी और सी मिलकर लेते हैं, यानी कि ए और बी प्लस सी की एफिशिएंसी बराबर है। ये एफिशिएंसी बेटा, ए उतना ही टाइम लेता है जितना बी और सी मिलकर लेते हैं, यानी कि ए की एफिशिएंसी बी और सी के बराबर है। आगे, ए और बी मिलकर काम 10 दिन में करते हैं और सी बच्चों इस काम को 50 दिन में करता है। ठीक है, तो ए, ये जो टाइम है, टाइम का रेशियो कितना है मेरे भाई? 1:5। टाइम का रेशियो 1:5 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आएगा ना मेरे भाई, 5:1। ए प्लस बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आएगा। तो यहां पे 2 केस है, दोनों में एफिशिएंसी बराबर होनी चाहिए। यहां ए प्लस बी प्लस सी 5 और 1 6, यहां ए प्लस बी प्लस सी 6 होना चाहिए, तो ये 3-3 कर लेते बेटा, दोनों सेम हो गया। ठीक है भाई। आपसे पूछा बी अकेले काम कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी निकालने, ए की एफिशिएंसी 3 है, सी की 1 है। अगर सी की 1 है, बी प्लस सी की 3 है, तो बी की 2 आ जाएगी, 2 आ गई, तीनों की एफिशिएंसी आ गई। ए की 3 है, सी की 1 है, बी की 2 आ गई, 2 और 1 3। अब एफिशिएंसी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सी अकेले काम 25 दिन में कर सकता है। सी जो है, सी की एफिशिएंसी 1 है, सी एक दिन में एक काम करता है, 50 दिन में करेगा 50। ये टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। अगर इसी टोटल वर्क को अकेले बी करेगा, वह इस काम को बी करेगा 2 एफिशिएंसी से, तो बी को कितना समय लगेगा? 2 से भाग कर दीजिए, यानी कि 25 दिन। तो इस काम को अकेले बी 25 दिन में कर लेगा। ठीक है ना? बी की एफिशिएंसी सी से डबल है, तो बी जो है सी से आधा टाइम लेगा। सी 50 दिन लेता है तो बी आधा लेगा, 25 दिन। खेल खत्म हो गया, इसमें कुछ भी नहीं था। देखो ये तो मैं आपको करवा रहा हूं, मैं आपको यूट्यूब पे जैसे फ्री पढ़ा रहा हूं। अभी एएलपी का पेपर हुआ है तो मैं उसके आपको बेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। अभी अर्थमेटिक के, और हम एक अगली वीडियो में एडवांस के बढ़िया सवाल कर लेंगे सारे। लेकिन ये जो हमारी एक वेबसाइट है, ये मैंने इसलिए बनाई है आप लोगों के लिए, टेस्ट रैंकिंग। आप यहाँ पे जाओगे फ्री टेस्ट में, तो यहां आप रेलवे बूस्टर में रेलवे के किसी भी सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको रीजनिंग, आपने रीजनिंग में कोई टॉपिक पढ़ा, आप उसको पेपर तो ऑनलाइन देना है,
तो आप कोई भी ऑनलाइन टेस्ट यहां पे लगा सकते हैं। जैसे आपको कोडिंग डिकोडिंग का टेस्ट है, यहां चैप्टर वाइज लग जाएगा। इसमें प्रीवियस ईयर के मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन रेलवे के नए सवाल, ब्लड रिलेशन के टेस्ट आपको मिल जाएंगे, रेलवे के डायरेक्शन के, दिशा के, और किसी भी सब्जेक्ट के मेरे भाई, ठीक है ना। ये तो आपका रीजनिंग का, ऐसे आप जनरल अवेयरनेस के भी लगा सकते हो यहाँ पे टेस्ट, जनरल अवेयरनेस के, साइंस के टेस्ट आप लगा सकते हो, मैथ्स के टेस्ट आप लगा सकते हो, ठीक है जी। इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन को एक तो डाउनलोड कर लो, और या वेबसाइट, लैपटॉप यूज करते हो तो वेबसाइट पे ज्यादा अच्छा रहेगा। वेबसाइट पे आप लॉगिन करके अपना अकाउंट बना के फ्री में टेस्ट रेलवे के लगा सकते हैं आप। मैंने एक एक सब्जेक्ट के 5,000 क्वेश्चन डलवाए चैप्टर वाइज, जिससे बच्चे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकें एक चैप्टर को पढ़ने के बाद। ये करो। 6 आदमी 8 लड़का 10 दिन में काम करते हैं, 26 आदमी 48 लड़का 2 दिन में काम करते हैं, 20 आदमी काम कितने दिन में करेंगे भाई? ये तो सेम ही सवाल दिख रहा है। सवाल ये है, मान ले एक आदमी की एफिशिएंसी M है और एक लड़के की है B। आप ये देखो, 6 आदमी प्लस 8 बॉयज काम करते हैं 10 दिन में। 6 आदमी और 8 लड़का काम 10 दिन में करते हैं। बच्चों ये हमारा टोटल वर्क है, दिस इज आवर टोटल वर्क, क्लियर। जबकि 26 आदमी 26 मैन और 48 लड़के 48 बॉयज, 48 बॉयज इस काम को करते 2 दिन में, 2 डेज में इस काम को करते हैं मेरे भाई। ये आ गया, ये भी टोटल वर्क है। एक ही काम को करने के 2 अलग अलग तरीके हैं, लेकिन यहां से हमें फायदा यह है कि मैन और बॉय की एफिशिएंसी पता लग जाएगी। अब जैसे 6 2 60 एम, 26 दूनी 52 एम, 60 और 52 में से 8 एम आ जाएगा। ये देखिए 48 दूनी 96 बी, 8 2 80 बी, तो इधर जाएगा 96 में से 80 घटाएंगे 16 बी। तो यहां से एक मैन और एक बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 16/8, 2:1। एक आदमी की एफिशिएंसी 2 है तो एक लड़के की एफिशिएंसी 1 है, 1, ठीक है। आप यहां से टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क, आप टोटल वर्क कहीं से भी निकाल सकते हो, चाहे आप यहां रख लो मैन और वुमेन की, बॉय की वैल्यू यहां रख लो। मैन की जगह 2 रखेंगे, 2 छिक्का 12, बॉय की जगह 1 रखेंगे, 8 एकम 8 गुणा 10, ये आपका टोटल वर्क आ गया। अब इस बोला है टोटल वर्क को 20 आदमी कितने दिन में करेंगे। एक आदमी की एफिशिएंसी 2 है, एक आदमी की एफिशिएंसी 2 है, तो 20 आदमियों की कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 20, कितना समय लगेगा? 12 8 20 200/40, 5 दिन। तो 5 दिन का समय लग जाएगा मेरे भाई कुल। 5 दिन इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, ठीक है। आइए 49, सवाल नंबर 49, डायमंड वर्क का ये आखिरी सवाल है। आरव अकेले किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बबीता उस काम को अकेले 8 दिन में कर सकती है। आरव और बबीता ने 2400 में काम करने का ठेका लिया, लेकिन चैतन्य की हेल्प से काम 3 दिन में कर लिया। तो बबीता को कितना भुगतान देना पड़ेगा? बबीता को, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आपसे पूछा बबीता को कितना पेमेंट देना पड़ेगा। देखिए मेरे भाई, सिंपल सा नियम है दुनिया का, जो आदमी जितना काम करेगा उसको इतना पैसा मिलेगा। बबीता बेचारी ऐसी लड़की है जो पूरा काम 8 दिन में कर सकती, आरव 6 दिन में कर सकता है। इन्होंने काम करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया कि हम भैया 2400 रुपए में काम करेंगे। चेतन ने भाई साहब को बुलाया, तीनों ने मिलकर काम 3 दिन में कर लिया। यानी कि आरव ने भी 3 दिन काम किया है, बबीता ने भी 3 दिन काम किया है, चेतन ने भी 3 दिन काम किया है। अच्छा, बबीता ने काम कितना किया होगा? बबीता पूरा काम 8 दिन में करती है बबीता, तो 1 दिन में कितना काम करेगी? 1/8। तो बबीता ने 3 दिन में कितना काम किया होगा? 3/8। तो बबीता ने टोटल वर्क का 3/8 किया। बबीता ने टोटल वर्क का 3/8 किया है, तो बबीता पैसा भी टोटल का 2400 रुपए का 3/8 लेगी भाई साहब। आयरन लेडी है, तो बबीता को मिलना चाहिए 8 से 2400, 300 बार 303 900 रुपए। 900 रुपए बबीता जी को देना पड़ेगा भैया। बी ऑप्शन इस सवाल का बेहतरीन आंसर है, आसान सवाल, ठीक है भाई। इसी के साथ टाइम एंड पाइप सिस्टम का कोई सवाल नहीं था पेपर में, इसलिए मैं आपको एक भी सवाल नहीं आया पूरे एलपी में। अब हम एवरेज करेंगे, एवरेज औसत के टोटल 5 सवाल है, और ये ठीक ठीक सवाल है। ये बताओ बच्चे, एक कार क्रम से 10, 20, 30 और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगातार 3 किलोमीटर की 4 दूरी तय करती है। इस दूरी पर एवरेज स्पीड बताओ।
एक कार जो है 3 किलोमीटर की 10 की स्पीड से, 20 की स्पीड से, 30 की स्पीड से, 60 की स्पीड से एवरेज स्पीड। देखो भाई, एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। 3 किलोमीटर मानने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सवाल की कैलकुलेशन आसान करनी है ना, आप ये मान लो एलसीएम 10, 20, 30, 60 का एलसीएम 60 किलोमीटर। माना कार 60 किलोमीटर जा रही है, 60 किलोमीटर गई मेरे प्यारे भाई 10 की स्पीड से 6 घंटे लगेगा। फिर 60 किलोमीटर गई 20 की स्पीड से, 60 बटे 20 3 घंटे लगेगा। फिर 60 किलोमीटर गई 30 की स्पीड से 2 घंटे लगेगा। फिर 60 किलोमीटर गई मेरे भाई 60 की स्पीड से 1 घंटे लगेगा। तो ऊपर आ गया टोटल डिस्टेंस, नीचे आ गया टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 240, नीचे टोटल टाइम है 6, 3, 9 और 1, 10, 2, 12, 12 आएगा। ठीक बच्चे, तो 12 दूनी 24, 20 आ गया मेरे भाई। 20 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है ना, 6 चौक 24, 240 आ जाएगा। 10 6 20 30 60, 30 दूनी 60 ये आएगा। 2 1 3 3 6 और 6 आ रहे। 20 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आ जाएगी, इसमें कुछ भी नहीं था। आइए, 2 साल के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की एज का योग 40 साल है। सबसे बड़े बच्चे की उम्र क्या है? ये ऐसा सवाल है, मैंने शॉर्ट्स में भी बताया है मेरे भाई। बच्चे क्या है, एक्स मान के करते हैं कि माना एक की एक्स है, फिर अगले की x + 2 है, फिर x + 4 है। 2-2 साल के गैप पे पैदा हो रहे ना। अब 5 बच्चे, ये 5 बच्चे हैं परिवार में, 2-2 साल के गैप पे पैदा हो रहे हैं ना। हर 2 साल में जो है नया बच्चा बाहर। इनकी एज का सम 40 है। अगर बीच का गैप 2-2 साल है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, समांतर श्रेणी में, और आप इनका एवरेज निकाल सकते हो कि एवरेज जो होगा वो बीचों बीच की संख्या होगी। आप बताओ, अगर 5 बच्चों की एज का योग 40 है तो उनका एवरेज क्या होगा? 40 बटे 5, 8 साल। तो जो बीच वाला बच्चा होगा इसकी उम्र 8 साल होगी। अगला बच्चा 2 साल बड़ा होगा 10 साल का, ये और 2 साल बड़ा होगा 12 साल का। सबसे बड़ा बच्चा 12 साल का होगा। यह है बेस्ट तरीका करने का। एक आदमी की एवरेज मंथली सैलरी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में 8,000 है। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में 8500 है। मई की सैलरी 6500 है। जनवरी की सैलरी बताओ। देखो भाई साहब, एक आदमी की सैलरी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की दी है 8,000, 4 महीने का एवरेज दिया है। और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई की दी है 8500 रुपए। मई की अगर मेरे भाई यहां पे सैलरी दी है तो आपसे जनवरी की पूछिए। आपको यहां पे 2 केस दिए हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का एवरेज 8,000 है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का 8500। 4 संख्याओं का एवरेज दिया है। तो 4 संख्याओं का अगर मैं आपसे पूछूं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की टोटल सैलरी कितनी होगी, तो 8,000 का 4 गुना। मैं आपसे कहूं फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई की टोटल सैलरी कितनी होगी, 85 का 4 गुना। 4 गुना मेरे भाई। अगर आप यहां पे दोनों को घटाओ तो आप ये देख सकते हैं कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये देख सकते हैं, दो दो केस है ना, दोनों को घटा दो। फरवरी, मार्च, अप्रैल, फरवरी, मार्च, अप्रैल कट जाएगा। केवल इनका डिफरेंस लोगे, जनवरी का महीना बचेगा या मई का महीना बचेगा, इनका डिफरेंस डायरेक्ट आ जाएगा मेरे भाई। लेकिन मई में सैलरी ज्यादा है, देखो ना ये ज्यादा है, तो मई की सैलरी और जनवरी की सैलरी का डिफरेंस डायरेक्ट आ जाएगा मेरे भाई। ये 8500 का 4 गुना, 8,000 का 4 गुना, डिफरेंस आएगा 500 का 4 गुना। डायरेक्ट आ गया। इसमें से घटा दो, सेकंड में से पहला घटा दो। मई की सैलरी है 6500, तो जनवरी की कितनी आ जाएगी? 6500 में से 4500 घटाओ तभी तो 2000 आएगा। जनवरी की सैलरी आएगी 4500 रुपए। यह आंसर है पहला। कुछ नहीं है सवाल में। आइए अगला करते। 53। एक क्लास में मेरे भाई 50 बच्चे हैं जिनकी एवरेज हाइट है 150। 50, उनमें से 5 लोग जिनकी एवरेज हाइट 146 सेंटीमीटर है क्लास छोड़ देते हैं, और 5 और जिनकी एवरेज हाइट 156 सेंटीमीटर है क्लास में नए आ जाते हैं। अब क्लास के स्टूडेंट की नई एवरेज हाइट क्या होगी? बहुत बढ़िया। एक बात बताइए, एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं,
उनकी एवरेज हाइट है 50 बच्चों की 150 सेंटीमीटर। ठीक। अब 5 बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, 146 सेंटीमीटर हाइट वाले छोड़ के चले जाते हैं 5 बच्चे। आप बताओ, अगर एवरेज से 5 बच्चे लंबे लंबे, उनकी हाइट है 150 सेंटीमीटर, अगर 5 बालक छोड़ के जा रहे हैं जिनकी हाइट 146, एवरेज से कम हाइट के बौने बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, तो फायदा होगा। जाने तो लंबे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे 140 सेंटीमीटर वाले चले गए, तो 150 सेंटीमीटर से 140 4 सेंटीमीटर कम है। 4 सेंटीमीटर कम लंबाई वाले मेरे भाई 5 बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, तो इनके जाने की वजह से 20 का फायदा होगा। और 5 और लोग आते हैं जिनकी एवरेज हाइट 156 है। आप बताओ, जब नए बच्चे आ रहे हैं, ये एवरेज से ज्यादा हाइट वाले, एवरेज से ज्यादा हाइट वाले बच्चे आएंगे तो फायदा होगा। 6 सेंटीमीटर ज्यादा हाइट वाले बच्चे आते हैं, कितने? 5, तो इतने का फायदा हो जाएगा। तो टोटल 20 और 30 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। यहां पर 20 और 30 हो जाएगा 50, तो टोटल हाइट जो है 50 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी मेरे भाई, टोटल हाइट। आप मुझे बताओ, आपसे पूछा एवरेज में क्या फर्क आएगा। हमारे पास 50 बच्चे थे, 5 छोड़ के चले गए, 5 नए आ गए, तो 50 ही रहे बच्चे। तो यानी कि 50 बच्चों की हाइट 50 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 1 सेंटीमीटर। तो एवरेज 1 सेंटीमीटर बढ़ के 151 हो जाएगा। सी ऑप्शन 151। ठीक है, आसान सवाल था मेरे प्यारे भाई। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 54। 30 और 50 के बीच सभी प्राइम नंबर का एवरेज कितना है? अब इससे आसान सवाल हम क्या पूछ सकते हैं आपसे। 30 और 50 के बीच जितने भी प्राइम नंबर है, कौन कौन से हैं? 31 है, उसके बाद आपका 37 है, फिर आपका 41 है, फिर आपका 43 है, फिर आपका मेरे दोस्तों 47 है। यही है ना? ये है 5, 41। इनका एवरेज पूछा, एवरेज मतलब जोड़ के जो है 5 से भाग दे दो। 30 30 60, 40 40 40 120 और 60 180, 1 और 7 8 और 1 9 3 12 7 19, 199 आएगा जोड़ के। 5 संख्याएं हैं, तो ये आ जाएगा एवरेज, यानी कि लगभग 40, 39.8 ये उत्तर आ जाएगा, डी ऑप्शन। इतना जल्दी मैंने कैसे भाग दिया, इतना जल्दी जोड़ा कैसे? देखो, पहले मैं ना 10 से जोड़ता हूं, 30 30 40 40 40, 180, 1 7 8 और 1 9 3 12 7 19, 199। 5 है, 30 और 50 5 संख्याएं बटे 5, नीचे हमेशा 2 से गुणा कर दिया करो। अगर नीचे 10 हो जाएगा तो इजी हो जाएगा। 199 का दुगुना मेरे भाई 398, 398 बटे 10 39.8, ये एवरेज आ जाएगा। बात खत्म मेरे भाई। ठीक है भाई, अब जल्दी जल्दी मुझे भी शांति मिलेगी। रात के टाइम कहाँ दिखाता है केशव? इनको टाइम दिखाओ यार, टाइम नहीं दिखाता इसमें। देखो, रात के कितने बजे मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं? 23:41, रात के लगभग 12 बजने वाले हैं। 12 बजे में क्लास आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सुबह 8 बजे से मैं काम करना शुरू करता हूँ और रात के 12-1 बजे तक काम करता हूँ। इतनी मेहनत हो जाती है। ऐसी थोड़ा ना इतना सारा कंटेंट, इतनी सारी वीडियोस आपके लिए आती है, हर एग्जाम के क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं। अब हम नंबर सिस्टम करेंगे। नंबर सिस्टम के 9 सवाल हैं। सवाल आपके सामने होगा बेटा 55। जितनी हम मेहनत करते हैं, इतनी आप अगर मेहनत कर लो तो आपको सफल होने से आप खुद भी नहीं रोक पाओगे, खुद भी। 1 से 70 तक की संख्याओं में कितने % ऐसी हैं जिनका यूनिट डिजिट या तो 1 हो या 7 हो? 1 से 70 तक कितनी संख्या ऐसी है जिनका यूनिट डिजिट या तो 1 है मेरे भाई या 7 है? कितने % यूनिट डिजिट या तो 1 है या 7 है? इसका मतलब मेरे भाई से 1 11 21 इस तरीके से 61 तक ये हो गया ना मेरे भाई। ठीक है, 7 संख्या हो गई, या फिर 7 है, 7 यूनिट डिजिट का आएगा, 7 17 27 इस तरीके से 67। तो यानी कि मेरे भाई
7 संख्याएं ये हो गई, 7 ये होगी, तो टोटल 14 संख्या हो गई। 70 संख्याओं में 1 से लेकर 70 तक टोटल 70 संख्या, 70 में से 14 संख्या ऐसी है जिनका यूनिट डिजिट या तो 1 या 7 है, यानी कि 1/5, 20%। 20% संख्या ऐसी हैं। तो ये तो आसान था यार। 8 के 3 लगातार मल्टीपल का योग 2424 है। 8 के 3 लगातार मल्टीपल है, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल है, उनका योग 2424। सबसे बड़ा बताओ, देखो ऐसी 3 संख्याएं हैं लगातार जो 3 और 8 से कटती हैं, यानी कि इनके बीच में 8-8 का गैप होगा। 8 से कटने वाली संख्याएं लगातार उनके बीच में 8-8 का गैप होगा मेरे भाई। क्या हो गया शो? ठीक बच्चों, तो अगर इनका योग 2424 है तो ये एपी में है ना, बेस्ट तरीका बता रहा हूं। ये जो बीच वाली संख्या होगी, जो मिडिल नंबर होगा, ये एवरेज होगा। अगर 3 संख्या 2424 है तो इनका एवरेज क्या आएगा, 3 से भाग करेंगे 808, यानी कि नंबर 808 होगा। बड़ा नंबर 8 ज्यादा होगा 816, छोटा नंबर और 8 कम होगा 800, और ये होगा 808। इन तीनों को जोड़ो, तीनों लगातार हैं 8 से कटने वाली, और जोड़ के 2424 आएगा। सबसे बड़ा आएगा 816, ये आंसर है। एक फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है अगर इसके अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में 5 जोड़ दिया जाए। यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो यह 1/3 हो जाती है। हर और अंश का डिफरेंस क्या है? तगड़ा सवाल। देखो, इस सवाल को करने के 2 रास्ते हैं। एक है बेसिक मेथड एक्स वाई मान के, कि माना भिन्न का अंश एक्स है, हर वाई है, 2 इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो। एक है हुलाला मेथड, ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा, रप्पा रप्पा मेथड है। एक भिन्न 1/2 बन जाएगी अगर अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में 5 जोड़ दिया जाए। अंश में 2 जोड़ दो, हर में 5 जोड़ दो, 1/2 हो जाएगी, 1/2। आगे दूसरी कंडीशन है, अगर अंश और हर दोनों में से 2-2 घटा दिया जाए। अगर अंश और हर दोनों में से 2-2 घटा दिया जाए, अंश में से भी हर में से भी, तो ये हो जाते 1/3, ये 1/3 हो जाती है। जुगाड़बाजी देखो बेटा, जैसे फ्रैक्शन जैसे ये लिखा हुआ है, ये भी तो फ्रैक्शन है, 6/18 है, लेकिन इसको काट देते तो 1/3 आ जाता है। अब आप ये देखो कि 2 अंश और हर में से 2-2 घटाने पर 1/3 आ रहा है, यानी कि जो भी फ्रैक्शन का अंश और हर होगा वो 2-2 से तो बड़ा होगा। अंश और हर 2-2 से बड़ा होगा तभी तो 2-2 घटा पाओगे। 2-2 से तो बड़ा होगा, यानी कि अगर मैं यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1/3 को 3 से गुणा कर दूं, 3/9, ये हो सकता है मेरे भाई 5 हो, और ये हो सकता है मेरे प्यारे भाई आपका 11 हो। ये तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा भाई। 1/3, अगर 1/3 मानता हूं तो ये हो सकता है ये आपका 3 हो और ये आपका 5 हो। 3/5, 3/5 कर लेते हैं पहले। 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, 5 में से 2 घटा देंगे 3 आएगा। क्या ये यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है 3/5 पे? कहीं से भी ले लो मेरे भाई, यहां से भी आप ले सकते थे, ठीक है भाई। 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा। अगर मैं 3/5 मानता हूं तो 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 5/10 1/2 सेटिस्फाई, यानी कि ये 3/5 है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन है 3/5, अंश और हर का डिफरेंस 2 आ जाएगा, 2 आंसर है भाई। बहुत बढ़िया, ये बेस्ट मेथड है बिना कुछ करे, लेकिन दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। 58.00001 की पावर 1/3 इसका क्यूब रूट पूछा है। डेसिमल के बाद 6 डिजिट है, अगर डेसिमल के बाद 6 डिजिट है, क्यूब रूट लोगे तो 1 का क्यूब रूट तो 1 ही आएगा, लेकिन डेसिमल के बाद 2 डिजिट होंगे। 0.01, सी ऑप्शन मेरे भाई। ऐसे तो बहुत सवाल आए हैं एएलपी में। 0.04 की पावर माइनस का 1.5, 0.04 की, देखो इसका मतलब हो गया पावर माइनस है तो इसका मतलब हो गया 1/0.04 की पावर 1.5, 1.5 का मतलब 3/2, 3/2। क्या मतलब है इसका? देखो 0.04 की पावर 3/2 मतलब 0.04 का पहले अंडर रूट करो फिर पावर 3 करो। 0.04 का अगर मैं अंडर रूट करता हूं मेरे भाई तो 0.2 आएगा, 0.2।
0.2 और 0.2 का मुझे करना है क्यूब, ये आएगा। पहले 0.04 का अंडर रूट 0.2 का क्यूब। अब आप मुझे बताओ, जब मुझे करना ही है क्यूब ही करना है, तो आप ये 1 का क्यूब लिख लो ना, 1 को 0.2 से भाग दोगे 5 आएगा, 5 का क्यूब आ जाएगा जी 125, ये आंसर है। देखिए ना, 1/0.2 5 हो गया, 10/2 5, 5 का क्यूब डायरेक्ट 125। इतना इजी कर दिया मैंने। करेक्ट एक्सप्रेशन, इसकी करेक्ट एक्सप्रेशन बताओ क्या होगा। 6.464646 बताइए मेरे भाई, क्या आ जाएगा जी। देखो ये है 6.46 के ऊपर बार, 4 से 4 6 है ना, दशमलव हटाओ, बार हटाओ, 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 9 आएगा, 646 है, 6 के ऊपर बार नहीं तो 6 घटा देंगे, 640/99 है बेटा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 640/99, बी ऑप्शन। ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं आपके पेपर में। 256 की पावर 0.16 गुणा 256 की पावर 0.09, गुणा में पावर जुड़ जाती है। अगर बेस सेम है आप गुणा करोगे तो पावर जुड़ जाएगी, 16 9 25 यानी कि 0.25। 256 का मतलब 4 की पावर 4, 4 चौक 16 चौका 64 2 का 56, 0.25 मतलब 1/4। अब पावर की आपस में गुणा हो जाएगी तो 4 ही तो आएगा ना, ये पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, 4 की पावर 1, 4 आ जाएगा मेरे भाई। क्लियर है, बोलो। 62 द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताओ। देखो ऐसे ही सवाल आपके एलपी के पेपर में, ये सबसे बढ़िया सवाल थे, सबसे बड़े। आप सोचो बाकी कैसे होंगे फिर, इतने इजी। इसका अंडर रूट निकालना है मेरे भाई। इसका 16 का अंडर रूट 4 होता है। अगर डेसिमल के बाद 4 अंक है तो अंडर रूट लोगे, डेसिमल के बाद 2 अंक आएंगे, 0.04। यहां देखिए इसका क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट 2 है, यहां पे कितनी जीरो है, 6 जीरो है, तो ये 200 आएगा बेटा, 200। तो 2 जीरो से डेसिमल काट दीजिए, 8 आंसर है, 2 चौक 8 ही आंसर है भाई। आखिरी सवाल ले रहा हूं, आखिरी सवाल है 63 आरआरबी एलपी का, और मेरे भाई ये आपका होमवर्क है। मैंने इतने सारे सवाल आपको कराए, 62 क्वेश्चन, ये आपको मुझे करके बताना है, कमेंट सेक्शन में सही करके बताना है मेरे भाई। यहां तक आ गए हो, हमारी मेहनत पसंद आई होगी। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं आपको मैथ सिखाने में, कोई नहीं कर रहा मेरे दोस्त। एएलपी के पूरे सवाल करवा दी मैंने आपको, मतलब सवाल तो और भी हैं अर्थमेटिक के, लेकिन उनको आप अगर प्रैक्टिस भी करोगे तो वहां से कुछ नया आपको सीखने को नहीं मिलेगा। ये ठीक ठीक सवाल थे, बेस्ट क्वेश्चंस जो मैंने आपको करा दिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि इन्हीं में से दोबारा सवाल फंसेगा रेलवे के पेपर्स में। आप इस वीडियो को मेरे प्यारे भाई पूरी देखी है तो आप एक कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें मेरे भाई। और अभी रेलवे के एनटीपीसी ग्रुप डी जितने भी पेपर दोबारा से होंगे, अभी होने बाकी हैं, एग्जाम जब नजदीक आएगा तो एक बार इस वीडियो को दोबारा से रिवीजन करके जाना, ठीक है मेरे प्यारे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखने के लिए मेरे बच्चे। 60 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, मोर देन सफिशिएंट है।